विद्यार्थ्यांनो, सर्वांना माझा नमस्कार. आपण आयुर्वेद महाविद्यालय सायन मुंबईच्या NSS युनिट द्वारे आपण आजपासून विविध अशा क्षेत्रातले जे मान्यवर आहेत त्यांचे लेक्चर्सची घेणं आपण आता सुरू करत आहोत. तर त्याचाच आज पहिला भाग म्हणून जे आहेत की मंगेश बोरकर हे सर संबोधी IAS अकॅडमी याचे डायरेक्टर आहेत आणि हे 2004 पासून आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये जे काही गरीब आणि होतकरू जे विद्यार्थी आहेत आणि इतर जे विद्यार्थी आहेत तर त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये IAS, IPS, IRS आणि इतर ज्या पोस्ट आहेत याच्यामध्ये कसं त्यांना अपॉर्च्युनिटी मिळेल आणि आपल्या समाजाचे म्हणजे जे काही सगळं जे भारत देशाचे जे काही रूट लेवल पर्यंत जे लोक आहेत त्या सगळ्या लोकांची या माध्यमातून कशी सामाजिक कार्य होईल आणि इकॉनॉमिक म्हणजे सोशल आणि इकॉनॉमिकल सर्व्हिस त्यांना कशा पद्धतीने आपण देऊ शकतो. डॉक्टर हा आपला जो डॉक्टर असल्यामुळे आपण तर त्यांना सेवा देणारच आहे, आरोग्य सेवा हे पुरवणारच आहेत, पण याच्या व्यतिरिक्त आपण सामाजिक आर्थिक ह्या ज्या सेवा ज्या आहेत ह्या आपण कशा पद्धतीने त्या प्रत्येक घटकाला आपण देऊ शकतो. तर यासाठी आपल्याला मुख्य प्रवाहामध्ये येण्यासाठी आणि आपलं जे जे काही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आहे विविध क्षेत्रामध्ये आपण कसं डेव्हलप होऊ शकतो यासाठी आपण आपल्या NSS युनिट द्वारे आपण हा प्रयत्न करणार आहोत आणि करतच आहोत. तर याचाच भाग म्हणून हे सर जे आहेत हे UPSC चे त्याने ज्या प्रिलिम परीक्षा आणि मेन परीक्षा त्याने पास केलेले आहेत ते सेंट्रल कमांडंट याच्यामध्ये असिस्टंट कमिशनर या पोस्टवर सुद्धा त्यांचं सिलेक्शन क्लास 1 पोस्टवर झालेलं होतं. त्यांनी BE केलेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी बॅचलर इन जर्नलिझम आणि कम्युनिकेशन याच्यामध्ये सुद्धा त्यांची डिग्री झालेली आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी MA सुद्धा केलेलं आहे सरांनी. तर MA मध्ये जी नेट आणि सेट परीक्षा असते ती हिस्ट्री मध्ये त्यांनी उत्तीर्ण केलेली आहेत. तर अशा विविध व्यक्तिमत्व असलेले आणि सध्या जे ते काम करत आहेत आपल्या भारतामध्ये त्याचाच एक गौरव म्हणून आत्ताच्या या 7-8 महिन्यामध्ये त्यांना फॉर्मर सुप्रीम कोर्टाचे जे जज आहेत त्यांच्याद्वारे यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे सरांना हे काम करत आहेत त्याच्यामुळे. म्हणून आपण आपल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसं व्हावं याच्या दृष्टिकोनातून आपण हे सरांचं लेक्चर ठेवलेलं आहे. सरांचं व्यक्तिमत्व फार मोठं आहे. तसंच आपल्या कॉलेजमधले जे विद्यार्थी जे आहेत मी काही विद्यार्थ्यांना त्यांना पाठवलं होतं त्यांना मार्गदर्शनासाठी. तर बरेच विद्यार्थी जे आहेत त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन मोठमोठ्या पोस्टवर जे आहेत सिलेक्ट झालेले आहेत. आपल्या विद्यार्थ्याचा एका विद्यार्थ्याला म्हणजे खंडारे नावाचा एक विद्यार्थी जे आहे विकास खंडारे हा सुद्धा चीफ ऑफिसर म्हणून आता विदर्भामध्ये तो मालेगाव मालेगाव वाशिम जिल्हा. मालेगाव वाशिम जिल्ह्यामध्ये तो कार्यरत आहे. असे विविध IAS IPS सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 600 लोक आजपर्यंत 600 जवळपास लोक झालेले आहेत. म्हणून तुम्हाला जास्तीत जास्त कसं मार्गदर्शन मिळेल आणि तुम्हाला तुमचा उत्साह कसा त्याच्यामध्ये रुची कशी निर्माण होईल याच्यासाठी मी सरांचं आज लेक्चर ठेवलेलं आहे. तर सर्वांनी जे आहे ते व्यवस्थित ऐकून काही जर समजा डिफिकल्टी असतील तर तुम्ही तसं पाठवू शकता. सर शेवटी आपण त्याच्यावर सरांना उत्तर द्यायला सांगू. तर मी मंगेश सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले जे आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. डॉक्टर सूर्यभान डोंगरे सर आणि आपलं जे प्रमुख आहेत आपले NSS ऑफिसर्स, आयुर्वेदिक महाविद्यालय सायन, सो त्यांचा मी मनस्वी आभारी आहे की त्यांनी मला पुन्हा ही एक संधी दिली आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत इंटरॅक्शन करण्याची. आणि त्यामुळे आज जवळपास तुम्ही जे लवकरच डॉक्टर होणारे जे सर्व विद्यार्थी आहात तर ते या कोरोनाच्या काळामध्ये ऑनलाईन सर्व जमा झालेले आहात. आणि
कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन स्पेसिफिकली युपीएससी आणि एमपीएससी याच्या संदर्भात आपण हा एक टॉक असेल. मी बोलेल, तुम्ही ऐकणार. त्याची युटिलिटी काय आहे, म्हणजे व्हाय टू गो फॉर दी सर्व्हिसेस, त्याच्याबद्दल पण आपण बोलणार आहोत. आणि एक्झॅक्टली याचा उपयोग काय होतो ज्यावेळेस आपण एक सामाजिक जीवन जगत असतो किंवा एक पर्सनल लाईफ जगत असतो, त्याच्यामध्ये म्हणजे पर्सनल आणि सोशल लाईफ मध्ये कसा त्याचा उपयोग होतो, तर ते पण बोलणार आहोत. अँड विथ रिस्पेक्ट टू पॅटर्न ऑफ द एक्झामिनेशन, opportunities through different exams, so that also we shall discuss. So once again, thanks to Dr. Suryavan Dongre sir. He is also associated with these institutions since a long. And डॉक्टर विकास खंडारेला त्यांनी माझ्याकडे फार पूर्वी पाठवलं होतं. फार पूर्वी म्हणजे त्यावेळेस माझं काळाचौकीला ब्रांच होतं आणि त्या ठिकाणी तो ज्यावेळेस फायनल इयरला होता, सो तो माझ्याकडे तिथे गायडन्सला यायचा. त्यांनी नंतर कोचिंग पण केलं माझ्या काळाचौकीच्या ब्रांचमध्ये. आणि मला वाटतं तो पहिल्या की दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये एमपीएससी राज्यसेवे थ्रू तो चीफ ऑफिसर म्हणून सिलेक्ट झाला. आणि आता तो मालेगाव जे वाशिम जिल्ह्यामध्ये आहे, तर त्या ठिकाणी मुख्याधिकारी आहे. सो मेडिकोज स्टुडंट्सचे रिझल्ट माझ्याकडे फार चांगले आहेत. म्हणजे तुम्हाला जर उदाहरण द्यायचं गेलं तर मेडिकोज म्हणजे ज्यांचं एमबीबीएस झालेलं आहे किंवा जे व्हेटरनरी मधून आहेत, आयुर्वेदिक मधून आहेत, होमिओपॅथी मधून आहेत, आणि डेंटल मधून आहेत, तर असे बरेचसे स्टुडंट्स, दोज हु आर मेडिकोज, सो दे क्वालिफाईड these UPSC or MPSC examinations in a first or second attempt. The same situation or the same condition is of engineering graduates also. जे या दोन ठिकाणच्या स्टुडंट्सचे रिझल्ट खूप चांगले येतात. सो त्याच्यामध्ये डॉक्टर प्रवीण मुंडे म्हणून, तो पण माझा काळाचौकी ब्रांचचा विद्यार्थी होता आणि तो 2008-9 ला माझ्या काळाचौकी ब्रांचला होता. आणि नंतर 9-10 ला त्यांनी गॅप घेतला, 1 वर्ष सेल्फ प्रिपरेशन केली, छान रिव्हिजन वगैरे केलं. And at the age of just immediately after qualifying his MBBS from Terna Medical College, Nerud. Okay, you must be aware about that college. So he qualified that examination UPSC in a very first attempt. Okay, immediately after completion of his MBBS degree, and he became IPS in a first attempt. Okay, so तो 25व्या वर्षी साधारणतः IPS झाला. आता रत्नागिरी जिल्ह्याचा जिल्हा पोलीस अधीक्षक आहे सध्या डॉक्टर प्रवीण मुंडे. तसंच डॉक्टर रामदास भिसे, ज्यांनी केईएम मधून एमबीबीएस केलं, तो सुद्धा माझ्या काळाचौकी ब्रांचला होता आणि त्यांनी सुद्धा माझ्याकडे प्रिपरेशन केली एंट्रनशिपला असताना. आणि त्यांनी सेकंड अटेम्प्ट मध्ये युपीएससी उत्तीर्ण केली. नाव ही इज पोस्टेड इन ईस्टर्न यूपी. ओके, पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. ही इज इन इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिसेस. ओके, सो IRTS मध्ये आहे त्याचं सिलेक्शन झालेलं आणि तो 2016चा पासआउट आहे. सो बरेचसे डॉक्टर तुषाबा शिंदे आयुर्वेदिक फील्डचाच आहे, पोद्दार मेडिकल कॉलेजचा स्टुडंट होता. त्याला मी मेंटरशिप द्यायचो, म्हणजे नॉट एक्झॅक्टली लाईक अ क्लास, पण मेंटरशिप म्हणजे राईट फ्रॉम द बिगिनिंग, हाऊ टू प्रिपेअर फॉर युपीएससी पासून तर नंतर मेन्स आणि इंटरव्ह्यूज वगैरे ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून. सो त्यांनी सुद्धा युपीएससी क्वालिफाय केलं. तो सुद्धा इंडियन रेल्वे पर्सनल सर्व्हिसेस मध्ये आहे. तो आयुर्वेदिक फील्डचा आहे, डॉक्टर तुषाबा शिंदे. अँड नाव ही इज अ सिनियर डिव्हिजनल पर्सनल ऑफिसर ऑफ पुणे रेल्वे डिव्हिजन, सेंट्रल रेल्वे. ओके, so these are few examples of those students who were associated with my institution, those who took proper coaching for UPSC or the MPSC examinations, right from the prelims till interview stages, and they got selected. So I welcome all of you in this competitive world. Okay, and I would like to know from your side how many students among you are interested in joining this particular field of competitive world, or like to go for UPSC exams or for स्टेट सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. तुमच्यापैकी काही विद्यार्थी आहेत का की ज्यांच्या मनामध्ये आहे की BAMS झाल्यानंतर, आता तुम्ही BAMS होणारच सगळेच्या सगळे. ओके, बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन आणि सर्जरी. अँड आफ्टर दॅट तुम्हाला हे पण माहिती असेल की तुमच्या फील्डमध्ये तुम्हाला किती स्कोप आहे, त्याच्याबद्दल पण तुम्हाला एक अंदाज असेलच. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स फ्रॉम द आयुर्वेदिक साइड nowadays they are shifting to competitive examinations. ओके, म्हणजे आमच्याकडे सुद्धा जे बरेचसे स्टुडंट्स येतात ते फक्त MBBSच नसतात, तर दे आर फ्रॉम आयुर्वेदिक साइड,
they are from homeopathy side, they are from dental, and they are from like veterinarians also. Okay, so तुमच्यापैकी असं काही लोकांनी असं ठरवलेलं आहे का? हेलो, हाँ, हिंदी में बात करनी है. हेलो, okay. So anybody from among you who have decided to go for these examinations, आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में तय किया है कि मुझे जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और like UPSC and something about UPSC Ayurveda medical officer? No, as such there is no post like Ayurveda medical officer. As such no post. आयुर्वेद के लिए as such कुछ नहीं है, वो combined medical services होती है जिसमें आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, that are specifically for MBBS students. Okay, those who are MBBS, so they can go for that examination, combined medical services, CMS. यूपीएससी कंडक्ट करती है उसको. सो पांडे ने शायद वो क्वेश्चन पूछा था अभी. ओके, सो आप में से मुझे कोई बताएगा कि हाउ मेनी अमंग यू आर इंटरेस्टेड इन अपियरिंग फॉर यूपीएससी और लाइक स्टेट एग्जामिनेशंस? कितने लोग आप में से है? चैटिंग में आप बता सकते हो, या फिर आप आपका जो माइक है उसको अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हो. एनीबडी? कोई भी नहीं है? हेलो, आप मुझे यस नो इस तरह से, यस, ओके, चलो एक तो आ गया. वैष्णवी तांगड़े, ओके, वैष्णवी इज सेइंग दैट कि शी इज हैविंग इंटरेस्ट इन. ओके, अंकित भोरे, राइट, गुड. ज्ञानेश्वरी मुंडे, ग्रेट. ओके, सो मुंडे यू आर व्हेरी लकी बिकॉज देयर आर मुंडेची आता संख्या वाढत आहे सर्व्हिसेस मध्ये. ओके, मुंडे आडनावाची. कीर्ती गायकवाड, गुड, राइट. आणखी कोण कोण आहे? 4, चलो 4-5 तो ऑफिसर्स हो गए. एनीबडी? आणखी कोणी? एनीवे, सो 4 ऑफिसर्स फ्रॉम दिस स्मॉल क्राउड ऑफ अराउंड किती लोक झाले आता? सो ओके, 45 मीन्स इंक्लूडिंग मी एंड डॉक्टर साहेब, वी आर 47. हेलो, हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक क्वेश्चन था कि क्या बीएमएस स्टूडेंट मतलब बीएमएस क्लियर करने के बाद में उन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट में ऐसे कोई जॉब नहीं है एक अच्छे पोस्ट पे विथ पेरोल, मतलब काइंडली अच्छा हो वैसा कुछ, अगर वो मेडिकल की प्रैक्टिस करना चाहता हो? और ये निकलते हैं ना, जैसे जो आपके पीएचसीज वगैरह होते हैं उसमें होते हैं ना. लेकिन अभी मोस्टली क्या हो गया है कि एक तो आपको उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स वगैरह होती होगी गवर्नमेंट की, वो क्वालिफाई करनी होती है. आपका बीएएमएस एमडी होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज है वैसे, ठीक है. और जो स्टेट सर्विसेज जो होता है एमपीएससी वगैरह, उसके माध्यम से भी कुछ वैकेंसीज निकलती है, जैसे प्रोफेसरशिप्स के लिए, लेक्चरशिप्स के लिए वगैरह निकलती रहती है. सिर्फ बीएमएस स्टूडेंट, वो तो एमडी स्टूडेंट्स के लिए होती है, बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती कुछ स्पेसिफिकली एज सच. ऐसी तो विशेष एग्जाम्स नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना स्टेट गवर्नमेंट में है. सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि फिर आपको ओपन कंपटीशन में ही आना होता है. जैसे अभी एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं तो एमबीबीएस के बेसिस पे दे कैन बिकम मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ पीएचसी, है ना, डायरेक्टली दे कैन जॉइन पीएचसीज. ओके, सो वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आई हैव अ डाउट कि दैट अपॉर्चुनिटी इज सेम अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर बीएमएस, सिंपली बीएमएस कैंडिडेट्स. ओके, सो इसलिए काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में आते हैं. तो इन जनरल आप ये समझ लीजिए कि आप अगर आपके फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो तो यू नीड टू कंप्लीट योर मास्टर्स आल्सो. ओके, और फिर अपॉर्चुनिटीज, फिर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट में अगर व्हाट एवर अपॉर्चुनिटीज. यस एक्चुअली मतलब अगर हम ये सारी एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो हम प्राइवेट के तौर पे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना फिर इसके बाद? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं कर सकते वो. अगर कोई इमरजेंसी आता है सपोज, तो आपका स्किल आप यूज डेफिनेटली कर सकते हो. सपोज आप प्रशासन में हो और आप, जैसे अभी ये कोरोना सिचुएशन है, तो कोरोना सिचुएशन में काफी सारे ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है कि दे हैव लाइक दे आर फ्रॉम द मेडिकल साइड, so they are using their skill whatever the at times whenever demand arises, so they are using their skill.
ठीक है, मतलब वहां पे एक टाइम बीइंग के लिए वो अपना स्किल यूज कर सकते हैं, वो तो ऑल टुगेदर आपके साथ साथ लाइफ टाइम तक रहता है आपका स्किल जो है, ठीक है। एनीवे हम हमारे जो मेन जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा मैं आऊंगा, एंड वॉट एवर द क्वेश्चन यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी एट लास्ट ऑफ दिस सेशन। जो 10 मिनट जो है हम आपके क्वेश्चंस को मैं लूंगा। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू जो नए स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं। और ये जो टॉपिक है इसको आप बोर मत फील करना, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर करियर। एक्चुअली सर ने मुझे कहा था कि सर अगर हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा बोर हो जाते तो आप थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड कर लेना। एक्चुअली जो सेशन होता है मेरा वो कम से कम 2 घंटे का होता है, तो लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा कट शॉर्ट करके जो बहुत ही रिक्वायर्ड है उस चीज को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं 2.5 घंटे में बोलता हूँ उसको मैं आधे घंटे में भी समाप्त कर लेता हूँ। लेकिन हम कम से कम 1 घंटा तो मैं बात करूंगा और फिर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी 5:25 हुए हैं, तो 6:30 तक तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और फिर एक 10-1 मिनट जो आपके क्वेश्चन है तो वो मैं लूंगा। ठीक है, तो चलेगा ना 1 घंटा अगर मैं बात करता हूँ आपसे? ओके, आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके करियर से बहुत ज्यादा मैटर करती है, रिलेटेड है। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काफी लेट आते हैं, 28 के एज में, 26 के एज में, 30s के एज में आते हैं, और तब तक काफी सारा जो पानी है हमारे सिर से बह जा रह चुका होता है। सो ऐसा नहीं होने देना है। आप अभी यूजी लेवल पे हो, आपका इमीडिएटली ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, आप डॉक्टर्स बन जाओगे। सो इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको ये पता चल गया कि आगे मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आप बहुत ही अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच के इस अपॉर्चुनिटी को भी आप मतलब यू कैन ट्राई दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सो देखो अभी आपके सामने 2 बातें मैं रखूंगा। वन इज रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड द अनदर विच इज रिलेटेड टू एमपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के डोमेसाइल है, मतलब जो आदिवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, जिनके पास महाराष्ट्र का डोमेसाइल सर्टिफिकेट है और जिनका 10th तक मराठी सब्जेक्ट था, ओके, मराठी सब्जेक्ट था, वो लोग एमपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं। मतलब दे शुड हैव रीडिंग मींस रिटन रीडिंग नॉलेज, राइटिंग नॉलेज ऑफ मराठी। सो वही स्टूडेंट जो डोमेसाइल है महाराष्ट्र के और जो लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मराठी, वो लोग एमपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। एंड अदर देन दैट यूपीएससी एग्जाम्स के लिए ऑल इंडिया का कोई भी जो स्टूडेंट है, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट का, नॉट रिक्वायर्ड की मराठी आनी चाहिए उसको। ओके, सो वो स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। सिंपली आपका एज जिस साल हम एग्जाम देते हैं उस साल 1 अगस्त के पहले आपका एज जो है वो 21 कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2021 की एग्जाम देते हैं तो 1 अगस्त 2021 के पहले आपका एज जो है ये आपका एज 21 कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 32 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका जो एज है, मैक्सिमम एज लिमिट ये 35 है। अगर आपका एससी एसटी में है तो मैक्सिमम एज लिमिट ये 37 है। शुरुआत में ही मैं आपको यूपीएससी के अटेम्प्ट्स बता देता हूँ। यूपीएससी में 21 to 32 ये एज लिमिट हो गया, और जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, और एससी एसटी के लिए एज लिमिट है। एमपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो जो जनरल स्टूडेंट्स है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनके लिए 38 एज लिमिट है, इसमें अटेम्प्ट्स कुछ भी नहीं होते। और 43 इज द एज लिमिट फॉर ओबीसी, एससी एसटी, वीजेएनटी, एसबीसी कैटेगरीज। ओके, सो ये हो गया थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू एज लिमिट। आपको इमीडिएटली अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन इस एज लिमिट की वजह से आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि भाई अभी मुझे तो यूपीएससी देने के लिए 32 तक है और मैं तो अभी 23-24 में हूँ, तो मुझे तो अभी टाइम है, मैं पहले एमडी कर लूंगा और फिर एमडी करने के बाद जॉब कर लूंगा एंड देन आई विल थिंक अबाउट यूपीएससी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही ये जो रियलिटी है आज के मतलब मार्केट में, आज के इसमें विथ रिस्पेक्ट टू जॉब्स, विथ रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज, ये इसको बहुत ही ध्यान से समझ के आप लोगों को डिसीजन लेना है। आप डिसीजन अभी लेके आप इसकी प्रिपरेशन अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन होने के बाद भी आप एक अच्छे गाइडेंस में, एक
एक मेंटरशिप पे आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू लाइक एज लिमिट. और एमपीएससी और यूपीएससी का थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूंगा आपको. अगर हम एमपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 अलग अलग एग्जाम्स होती है, जिसमें क्लरिकल लेवल का होता है, दूसरा उसके ऊपर का क्लास 2 ऑफिसर्स लेवल की होती है, जिसको फेमसली पीएसआई, एसटीआई, एएसओ कहा जाता है, या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स लेवल की एग्जाम्स कहा जाता है. और उसके ऊपर होता है स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवा. तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा एमपीएससी में स्टेट सर्विसेज पे रहेगा, क्योंकि इससे आप गैजेटेड ऑफिसर्स बन सकते हो. एमपीएससी थ्रू आप 29 अलग अलग सर्विसेज है स्टेट सर्विसेज थ्रू, जिसमें आप डिप्टी कमिश्नर सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी मतलब जिसको एससीपी कहते हैं, फिर तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट जीएसटी, डीडीआर जिसको डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार कहते हैं, चीफ ऑफिसर क्लास 1 और क्लास 2, नगर पालिका नगर परिषद जो है, जैसे वो डॉक्टर विकास खंडारे आपके कॉलेज का जो स्टूडेंट, आपका सीनियर जो था, वो मेरे यहाँ से एमपीएससी क्वालिफाई होके, लेकिन अभी स्टिल ही इज ट्राइंग फॉर लाइक हायर सर्विसेज. ओके, हिज मेन एम इज आईएएस. ओके, सो स्टिल ही इज ट्राइंग फॉर दैट, still he is having attempts. Okay, so he qualified that MPSC state services examination and he become CO. So he is a chief officer of nagar parishad. Okay, nagar palika nagar parishad जो होती है पंचायत राज सिस्टम में अर्बन एरियाज में, so he is in on that post. So chief officer class 1 and class 2, block development officer class 1 and class 2, नायब तहसीलदार, assistant registrar, chief account and finance officers, okay, ARTO, deputy education officer, ऐसे काफी सारे जो सर्विसेज है वो एमपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको ऑफर करती है. और इनका जो लाइक पे स्केल भी जो होता है, मतलब पेमेंट जो होता है, तो वो डायरेक्टली इफ यू बिकम अ क्लास 1 लाइक डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी, सो आपका डायरेक्ट जो पेमेंट है वो 60-70,000 अबव होता है. अगर आप क्लास 2 में सिलेक्ट होते हैं तो 50,000 अबव होता है. ठीक है, सो इस तरह से ये एमपीएससी स्टेट सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज है. अगर हम यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे तो यूपीएससी में आपको लाइक 24 सर्विसेज है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में. ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है उसमें आपको 24 सर्विसेज है. उस 24 सर्विसेज में एक आईएएस हो गया, एक आईपीएस हो गया, एक आईआरएस इनकम टैक्स हो गया, एक आईआरएस कस्टम्स एंड एक्साइज हो गया, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स. ओके, एक इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज हो गया, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हो गया, और फिर इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज हो गया, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज हो गया, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और फिर इंडियन रेलवे की अकाउंट सर्विस तो मैंने बताई है. उसके बाद फिर आपका इंडियन ट्रेड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, and deputy collector and DYSP in union territories. Okay, so इस तरह से वो 24 अलग अलग सर्विसेज है यूपीएससी थ्रू. सो ये जो यूपीएससी की जो सर्विसेज है लगभग जो 24 होती है, और एमपीएससी स्टेट सर्विसेज की जो 29 सर्विसेज जो लगभग है. लेकिन जरूरी नहीं कि हर टाइम पे एमपीएससी की 29 सर्विसेज के लिए ही एग्जाम्स होंगी. वो कभी 10 सर्विसेज के लिए भी एग्जाम निकाल सकते हैं, कभी 20 सर्विसेज के लिए भी एग्जाम निकाल सकते हैं. जिस तरह से रिक्वायरमेंट रहेंगी उस तरह से उसकी एग्जाम होती है. तो ये जो दोनों जो एग्जाम्स है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड एमपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें एक बात आप ध्यान में रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब एक मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की मेंटालिटी बताता हूँ, और उसमें स्पेसिफिकली मुंबई और जो पेरीफेरी का जो है, क्योंकि आई हैव बीन इन मुंबई सिंस 2006. ओके, 2004 में मैंने जब पहला फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, सो दैट टाइम आई कंडक्टेड अ ह्यूज सेमिनार इन माय नागपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, और फिर मैं 2006 से मुंबई में आया हूँ. तो जैसे मैं नागपुर में जैसे भी जितने भी मेरे सेमिनार्स वगैरह उस समय होते थे, और जैसे मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, तो उस समय जितने भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते थे, मेडिकोज रहते थे, उसमें इंजीनियर्स रहते थे, एमएससी स्टूडेंट्स रहते थे. So they were like very much aggressive about MPSC examination, Maharashtra Public Service Commission, and at the same time central government examination जैसे staff selections commission की एग्जाम वगैरह है. तो वो विदर्भ रीजन में ये थोड़ा सा एक एग्रेशन रहता था.
फिर थोड़ा सा वो एमपीएससी का जो एक बहुत बड़ी जो मेंटालिटी है वो पूरे महाराष्ट्र में थी, लेकिन यूपीएससी के बारे में जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स है वो डेयरिंग नहीं करते थे, अभी करने लगे हैं। 2007 में फर्स्ट टाइम यूपीएससी थ्रू महाराष्ट्र से 70+ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, और 2007 से जो ग्राफ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स का वो बढ़ने लगा है। So almost every year 70, 80, 90 students they are qualifying UPSC civil services examination. But still many of the students, and specifically from the Mumbai, Thane and these suburb region, they are having like they are in their mind they are having a fear factor with respect to UPSC civil services examination. Many of the students they are thinking that ki like they are like MPSC examination is comparatively easy if we compare with the UPSC examination. So काफी सारे students को ऐसा ही लगता है कि भाई जो MPSC की जो एग्जाम है वो हम कर पाएंगे, वो इजी होती है यूपीएससी के कंपैरिजन में। लेकिन इस तरह से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि एमपीएससी को इजी कहते कहते उनके 2 साल 3 साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में निकल जाते हैं, अगर प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई नहीं की, प्रॉपर ओरिएंटेशन से अप्रोच से पढ़ाई नहीं की तो। और ऐसा हो जाता है कि कोई स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करके आईएएस आईपीएस भी बन जाता है। मतलब काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स है मैं आपको देना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स का एम था पीएसआई बनना, लेकिन वो पीएसआई नहीं बन पाए लेकिन आईपीएस बन गए। काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा एम था कि नहीं मुझे बाबा यूपी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की डेप्यूटी कलेक्टर ही क्वालिफाई करना है, लेकिन वो डेप्यूटी कलेक्टर के ट्रैप में ऐसे फंस गए कि वो पोस्ट तो नहीं निकली, लेकिन उनकी यूपीएससी को ढंग से करने के बाद वो लोग डायरेक्टली आईएएस बन गए, आईआरएस बन गए। ठीक है, सो दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, और एट द सेम टाइम दोनों के पोजीशंस में भी डिफरेंस है। सो लेट मी नो कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जैसे आप एमपीएससी स्टेट सर्विसेज से कोई पोस्ट निकाल लेते हो, फॉर एग्जांपल डेप्यूटी कलेक्टर, ओके, जिसको लाइक डेप्यूटी कलेक्टर इज कंसिडर्ड एज one of the highest in state, okay, through state services। अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बनते हो ना, तो आप लोगों का सपोज 2020 में कोई स्टूडेंट डेप्यूटी कलेक्टर बन गया। अभी डेप्यूटी कलेक्टर बनने के बाद आपको पता है क्या कि डेप्यूटी कलेक्टर थ्रू प्रमोशन, मतलब स्टेट में जॉब करते 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 कितने साल के बाद उसको आईएएस का रिकॉग्निशन मिलता है? किसी को अंदाजा है? एनीबडी? You have qualified, you are a topper of MPSC state services examination, okay, and you have become a deputy collector, okay. Now you have secured this position of deputy collector at the age of 25। I'm just giving example। तो आपको, और and this is a common for all state services, this is not only common for MPSC, this is almost common for all state services, कि आप स्टेट सर्विसेज से आपने महाराष्ट्र में टॉप कर लिया, आप डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, at the age of 25 you have become a deputy collector। लेकिन अभी आपको आईएएस, ये जो तीन जो ये है, इसका रिकॉग्निशन कब मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करने के बाद, कितने साल सर्विस करने के बाद? कुछ अंदाजा है आप लोगों को? किसी को? एनीबडी इज हैविंग लाइक दिस थिंग? कोई पता है? कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी दिस थिंग? चलो ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपको नहीं पता है। सो अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बन जाते हो, ओके, और डेप्यूटी कलेक्टर बन जाने के बाद आपका जो प्रमोशन थ्रू जो जाते हो ना, तो कम से कम आप ये बात ध्यान में रखना, कम से कम, मतलब ऑफिशियली तो नियम अलग है, लेकिन काफी सारे जो लोग हैं वो 20 साल की सर्विस करने के बाद, 20 इयर्स सर्विस, दे बिकम प्रमोटेड आईएएस ऑफिसर, ओके। और अगर आप सिलेबस देखोगे एमपीएससी स्टेट सर्विसेज का और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो 40% का डिफरेंस है, 40% का, वो भी मेंस लेवल पे, क्योंकि यूपीएससी मेंस लेवल पे रिटर्न होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें। एमपीएससी में ऑब्जेक्टिव लेवल की एग्जाम होती है, 5 पेपर्स, वो पैटर्न पे भी मैं बात करूंगा। तो आपने क्या किया कि आपने 3 साल एमपीएससी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन में डाल दिए, सपोज कम से कम 1 साल 2 साल तो डाले होंगे, ओके।
और फिर उसके बाद आप बन गए डेप्यूटी कलेक्टर। लेकिन आपने सपोज आप अभी बीएमएस के स्टूडेंट्स हो, आपके कुछ बैचमेट्स ने डिसाइड किया कि मुझे आईएएस बनना है, और कुछ बैचमेट्स ने डिसाइड किया बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर कि नहीं, मुझे आईएएस नहीं, मैं पहले एमपीएससी थ्रू कोई पोस्ट ले लूंगा, कोई एसटीआई बन जाऊंगा, पीएसआई बन जाऊंगा, या फिर व्हाटएवर सबऑर्डिनेट लेवल की। क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स तो आज की डेट में जो बीएमएस बीएचएमएस है वो आज की डेट में एसटीआई का भी काम कर रहे हैं, सेल टैक्स इंस्पेक्टर का, मंत्रालय में एसओ भी है। ओके, और कुछ लोग तो काफी लोअर प्रोफाइल पे भी काम करने की मेंटालिटी बना देते हैं। सो डोंट यू शुड नॉट डीवैल्यू योर क्वालिफिकेशन। ओके, अगर आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरना है तो कम से कम क्लास 1 ऑफिसर बनो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके क्वालिफिकेशन का डिवैल्यूशन हो जाता है। तो मुझे तो ये मेंटालिटी नहीं समझती, काफी सारे इंजीनियर्स भी आज की डेट में क्लरिकल लेवल पे जॉब करते हैं। सो कंपटीशन है, सीट्स कम होती है, ये बात तो अलग बात होगी, लेकिन आप अगर टफ फाइटर हो तो आप अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो। मैंने जो उदाहरण दिया था कि डेप्यूटी कलेक्टर बनने के बाद आपका कोई दोस्त सेम 2-3 साल प्रिपरेशन करके अगर आईएएस बन गया तो वो आपसे 20 साल कम से कम आगे चला जाता है, और आप उससे ऑलमोस्ट 20 साल पीछे रहते हो। क्योंकि आपको मतलब आपने 25 में अगर एमपीएससी क्वालिफाई किया, डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो एट द एज ऑफ 45, 46, 47, 48 आपको आईएएस का स्टेटस मिलेगा। लेकिन आपका जो दोस्त 25वें साल में आईएएस बना है, वो उतने टाइम में 20 साल के टाइम फ्रेम में वो कम से कम वो किसी बड़े स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाएगा, या फिर किसी अच्छे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो कमिश्नर बन सकता है, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे भी वो जा सकता है। ठीक है, नाम तो अभी मैं किसी के लूंगा नहीं। यू मस्ट बी नोइंग दैट कि देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स। अभी मेरे ही कुछ बैचमेट्स हैं कि जो मेरे साथ 2002 के प्रीलिम्स में थे, 2004 के मेंस में थे मेरे साथ। ओके, फिर से तो जो मेरे 2004 के जो बैचमेट्स है, दोज हु लाइक मेरे साथ जिन्होंने यूपीएससी का मेंस 2004 में लिखा, वो लोग आज किसी अच्छे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर लेवल पे है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर लेवल पे है। मैंने फिर 2006 में भी मेंस दी थी, तो मेरे 2006 के जो बैचमेट्स है वो आज जो आईआरएस वगैरह बने हैं, दे आर एट द पोजीशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन जो एमपीएससी थ्रू क्वालिफाई हुए उनकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। ओके, दोज हु क्वालिफाइड एमपीएससी, उनकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये बात समझ लेना कि अगर हमें उतरना है इस फील्ड में तो चूज किसको करना है। डिफिकल्टी लेवल दोनों में है। ऐसा नहीं कि बाबा आज की डेट में क्लरिकल का पोस्ट सिक्योर करना है, दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क। उसमें भी आपको इंडियन हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, रीजनिंग, मैथ्स, मराठी व्याकरण, इंग्रजी व्याकरण, ओके, वो उस तरह से जो सिलेबस होता है, सो दैट बेसिक सिलेबस इज कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। ऐसा भी नहीं कि क्लरिकल की पोस्ट भी आज इमीडिएटली 3-4 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मिलती है, उसके लिए भी लोग 2-2 साल प्रिपरेशन करने वाले हैं। लेकिन जो इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, दे आर ऑल मिसगाइडेड मिसाइल्स। वो सारे के सारे मिसगाइडेड मिसाइल्स होते हैं। गाइडेंस भी ऐसे लोगों का लेते हैं कि जिन्होंने कभी लाइफ में कभी एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं की है, जिनके पास अप्रोच नहीं, जिनके पास ओरिएंटेशन नहीं, और फिर ऐसे मिसगाइडेड मिसाइल्स वो फिर 2 साल क्या उनके 5 साल 10 साल भी वेस्ट चले जाते हैं। लास्ट अटेम्प्ट तक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, एज बार होते होते भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। सो हमें इस तरह से मिसगाइडेड मिसाइल्स नहीं बनना है। हमें अगर छोड़ा जाएगा तो हमें वहीं पे जाके हमारे डेस्टिनेशन पे जाके ही पहुंचना है। ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखो। सो लेट अस लाइक थोड़ा सा मैं एक बार जो भी मैंने सर्विसेज बताई तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे एक बार शेयर कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, मैं जो बात कह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है? यस, नो? यस सर। यस, ओके। थोड़ा सा मुझे ना बीच बीच में मतलब ऐसा यस ऐसा वगैरह थोड़ा करते रहो, बिकॉज क्या है कि नहीं तो ऐसा होगा कि मैं मेरी आवाज आप तक जा रही है कि नहीं आ रही है, दैट वुड बी अ लाइक प्रॉब्लम समटाइम्स। एंड इन बिटवीन इफ यू गेट सम डिस्कनेक्शन, सो बी ऑनलाइन। ये कभी कभी हो जाता है कि डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो थोड़ा सा चलो, सो जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू few things.
हाँ, जो मैंने सॉरी दूसरा ही कुछ मैंने शेयर कर दिया। Okay, so we were talking about UPSC सिविल सर्विसेज, और उसमें मैंने आपको जैसे ही अभी ओरली बताया था, तो यही मैं आपको थोड़ा सा लाइक दिस वन, ये स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा कि ये 17 सर्विसेज एक पेज पे दी गई है और बाकी दूसरे पेज पे और कुछ सर्विसेज दी गई है। सो आप एक देख लो इसको कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटीज है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज। Okay, Indian Administrative Service, Foreign Service, Police Service, okay, Postal and Accounts and Finance Service, Indian Audit and Account Service, Revenue Service, Defense Account, okay, Indian Revenue Services, IT, okay, फिर Indian Ordnance Factory Services, Postal Services, Civil Account, Railway Traffic, Railway Account, Railway Personnel, and then Indian Railway Protection Force, okay, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर की फर्स्ट पोजीशन है। फिर डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ओके, ये एक हो गया। और मैं भी दूसरा ये करूंगा आपको, अभी आप लोगों के सामने शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, जो काफी सारे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा आता है कि अगर मैंने BA MS किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमारे नॉलेज का फिर क्या होगा, है ना। तो हमारे नॉलेज का कुछ नहीं, हमारा जो नॉलेज है, जैसे मैं भी अभी खुद इंजीनियर हूँ, बी इंस्ट्रूमेंटेशन पास आउट हूँ मैं, ओके, लेकिन अभी मुझे इंजीनियरिंग का तो वैसे कुछ ज्यादा ये नहीं है, वॉट एवर आई स्टडीड, बट मुझे आप हिस्ट्री पूछ लो, ज्योग्राफी पूछ लो, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज, ओके, जो कुछ भी पूछ लो आप मुझे, तो मैं उस पर घंटों तक बात कर सकता हूँ, ठीक है। सो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ट्रेड सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दिल्ली एंड civil service, and then police service, Delhi Andaman Nicobar Islands, Pondicherry civil service, Pondicherry police services, okay। देख लिया आप लोगों ने, एक बार देख लीजिए इसको। ये आपकी 24 सर्विसेज हो गई है, इंडियन ट्रेड सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ, इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। अभी ये जितने भी सारी सर्विसेज जो है ना, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये जितने भी 24 सर्विसेज है, ये ऑल टुगेदर दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू सर्व टू योर सोसाइटी, टू योर नेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगा कि जैसे ये अभी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज है 16वें नंबर पे, ओके, डिफेंस स्टेट सर्विसेज। सो ये डिफेंस का जो भी प्रॉपर्टी रहता है, एसेट रहता है, इट्स रिलेटेड टू दैट, ओके। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, है ना, दूरसंचार सेवा, ठीक है, दूरसंचार सेवा, हाँ, आपके जितने भी है, आप जो भी सर्विसेज वगैरह लेते हो, सो इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट। ट्रेड सर्विसेज, भारत का जो व्यापार है उससे रिलेटेड सर्विस है। कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विसेज, ठीक है, ये सारी सर्विसेज। अभी एक अगर मैं हर सर्विसेज पे बात करूंगा तो इट विल बी लाइक काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो ये जो मैंने आपके सामने जो ये 24 सर्विसेज मैंने बताई, थ्रू ऑल these सर्विसेज you will get an opportunity to serve like for your self enrichment,
जैसे खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आप ऐसे पोजीशन पे जाते हो कि जहाँ पे आपका जो जॉब रहता है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, ठीक है। और कुछ कुछ सेवाओं का तो ऐसा है कि आपको स्पेसिफिक सिटीज में ही जॉब उसकी मतलब उसके हेडक्वार्टर्स या फिर उसके सब सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस अकाउंट है, सिविल अकाउंट है, ओके, या फिर और कुछ अलग सर्विसेज है। सो ये सर्विसेज का स्पेसिफिक लोकेशंस में ही उनके ऑफिसेस होते हैं, तो यू नीड टू गो टू दैट प्लेस ऑल्सो। तो इसमें काफी सारा आपको हर सर्विसेज में एक सोशल सर्विस की अपॉर्चुनिटी है, सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईआरएस भी बनते हो, आईआरएस इनकम टैक्स या फिर आईआरएस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, आप बताइए कि जैसे ये सेंट्रल जीएसटी आ गया, सीजीएसटी आ गया, या फिर आप एमपीएससी थ्रू क्वालिफाई होते हो तो आपको विक्रीकर मतलब स्टेट जीएसटी आता है, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी, वो पोजीशन होती है एमपीएससी थ्रू। तो जो हमारे देश का जो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो 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 कुछ हमारा देश चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू सर्विसेज। ये जो रेवेन्यू सर्विसेज वाले जो होते हैं, इनकम टैक्स वाले बोलो या फिर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज वाले बोलो या फिर स्टेट जीएसटी वाले बोलो, ये जितना काम करेंगे, जितने बिजनेस लाइन में जो भी माल प्रैक्टिसेस है उसको उस वो जो चोरी है वो जितना कम करेंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हमारे देश में जनरेट हो सकता है। एंड जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू इज ऑल टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर more and more more and more social sector schemes, okay, more and more social sector initiatives, जो हमारे देश के जो अलग अलग जो तबके हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उसमें बैकवर्ड कम्युनिटीज आ गए, उसमें वुमेन्स आ गई, उसमें फॉरवर्ड कम्युनिटीज के या फिर ऑल ओवर देश के जो गरीब लोग हैं, उसमें माइनॉरिटीज आ गए। ये जितने भी सोशल सेक्टर्स है, ये जितने भी कम्युनिटीज है, कास्ट है, ओके, उनके फायदे के लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करते हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू कलेक्शन, ओके, जो रेवेन्यू मैक्सिमम कलेक्ट होता है। तो ऐसे सेवा में जाना और एक्सेलेंट काम करना, दैट इज लाइक बेस्ट सोशल सर्विस। अगर आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो आपको पता होगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपको। जैसे अभी मेरी स्टूडेंट है अर्चना पाटिल, ओके ओके, अर्चना पाटिल पुजारी, she just qualified MPSC examination immediately after her graduation. She joined my institution at Dadar. That time my institution was at Dadar in 2006-7, okay. So उसने मेरा इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ज्वाइन किया था, बाद में वो शिफ्ट हुआ गया 2007 के एंड में, वो शिफ्ट हुआ काला चौकी में। So immediately after her graduation she joined and she became PSI. But at that position also she did a great job. Okay, अभी मेरा जो स्टूडेंट है डॉक्टर प्रवीण मुंडे, जो एसपी है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का, ओके, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे उसकी फर्स्ट पोस्टिंग मुर्तिजापुर में हुई थी, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से उसने बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया। अभी भी मुझे जो आते हैं वहाँ के जो लोकलाइट्स बताते हैं रत्नागिरी के वगैरह कुछ कुछ लोग, की सर बहुत अच्छा काम करते हैं मुंडे साहब वगैरह, तो हमें भी खुशी हो जाती है कि चलो हमारे जो स्टूडेंट्स है दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, ओके, दे क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशंस एंड दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। सो आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, लोअर स्टेटा से लेके हायर स्टेटा तक, सो आप जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है एंटायरली हर जगह पे, एक कहीं 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 जगह पे इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं, मतलब किसी का कोई होता नहीं है, या फिर जस्टिस नहीं मिल पाता काफी लोगों को। तो आप अगर ऐसे पोजीशंस पे जाते हो तो यू कैन गिव जस्टिस टू द पीपल, ओके। सो सेम इज विथ आईएएस ऑल्सो। आईएएस तो ऐसी पोस्ट है कि आप आईएएस, जो व्यक्ति आईएएस बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि जैसे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उस हेल्थ डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वो आपको पता है क्या कौन होते हैं? जैसे आपके सारे के सारे जो कॉलेजेस वगैरह है, उससे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस निकलते होंगे, जितने भी डिसीजंस होते होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर और उस डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, any department, we are taking just an example of state. So आप बीएमएस बन रहे हो, कोई बच्चे एमबीबीएस बन रहे हैं, कोई बच्चे बीएचएमएस बन रहे हैं, लेकिन इस हेल्थ डिपार्टमेंट का या फिर हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी
डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लेते हैं वो कौन होते हैं? दे आर द सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स। अभी सपोज ये ध्यान में रख लो कि कोई बच्चा मतलब किसी ने सिंपल BA किया था और वो 30 साल पहले IAS बन गया था, वो व्यक्ति 30 इयर्स बैक, तो अभी वो सेक्रेटरी लेवल पे है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे है। उनका और मेडिकल साइंस का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के एजुकेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कौन बंदा ले रहा है? जिसने 30-35 साल पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, उनका आर्ट्स होने के बाद या फिर कॉमर्स या सिंपल BSc होने के बाद या फिर इंजीनियरिंग होने के बाद उन्होंने वो एग्जाम क्वालिफाई की थी, एंड नाउ ही इज एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो उनका तो कोई संबंध नहीं है आपके मेडिकल साइंस से रिलेटेड, बट ही इज एट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ओके, सो ये जो IAS जो बंदा होता है ना, ये सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, से फॉर एग्जाम्पल विमेन्स वेलफेयर, है ना, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन में भी फिर आपका जो प्राइमरी हो गया और फिर हायर एजुकेशन हो गया, वो हो गया। ओके, होम डिपार्टमेंट हो गया। ओके, तो ये जितने भी अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो IAS ऑफिसर होते हैं। इसलिए वाई पीपल आर लाइक एमिंग टू बिकम IAS, जिसको IAS की अहमियत समझती है वो व्यक्ति सबऑर्डिनेट सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद भी सेकंड अटेम्प्ट IAS के लिए देता है। काफी सारे स्टूडेंट, जैसे प्रवीण ने भी क्या किया था, या फिर मेरा जय वाघमारे है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में IRS हुआ। ओके, अभी वो डिप्टी कमिश्नर है इसमें। मैं आप लोगों को वीडियोस वगैरह भेजूंगा उनके, जो अभी रिसेंटली कुछ ऑनलाइन हमारे सेशंस हुए थे, तो जय वाघमारे का एक वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा सेशन होने के बाद। सो उसने फिर से अटेम्प्ट दिया था लेकिन नहीं हो पाया, तो नाउ ही इज सेटिस्फाइड विद हिज डिप्टी कमिश्नर, ओके, कस्टम्स। सो कैसा होता है ना कि काफी सारे स्टूडेंट्स जैसे IAS नहीं बन पाते तो IPS बन जाते हैं, IRS बन जाते हैं, या फिर अलग अलग सर्विसेज में उनका सिलेक्शन होता है, तो फिर से वो IAS के लिए ही ट्राई करते हैं, क्योंकि IAS में जो डाइवर्सिटी जो है वो बाकी सर्विसेज में नहीं है एज सच। मतलब सपोज इफ यू बिकम IPS, तो अभी प्रोबेशन मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड है कि आप कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स में वगैरह कुछ कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन IAS एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सारे डिपार्टमेंट्स में घूमता है। IPS अगर बनता है तो वो स्पेसिफिकली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। IRS अगर बनता है इनकम टैक्स में, तो वो स्पेसिफिकली उसमें ही इनकम टैक्स में ही रहेगा। कस्टम्स वाला कस्टम्स में ही रहेगा। ओके, डेपुटेशन बेसिस पे आप कभी कभी दूसरे चार्ज पे आ सकते हो, तो अभी डेपुटेशन वाली बात मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, ठीक है। सो एनीवेज, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप UPSC क्वालिफाई करते हो और अगर आप MPSC क्वालिफाई करते हो तो क्या डिफरेंस होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो UPSC थ्रू जो आपको अपॉर्चुनिटीज है, दैट आर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ओके, आप किसी भी सर्विसेज में सिलेक्ट हो, ऐसा नहीं कि आपने IAS ही बनना चाहिए। अगर आप ऑडिट अकाउंट सर्विसेज में जाते हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, वो भी बेस्ट ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स वगैरह आते हैं उनका इंस्पेक्शन करके उनका ऑडिट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो फंड्स है, ये उस ऑडिट अकाउंट वालों का काम होता है, ठीक है। रेवेन्यू वाले जो होते हैं, इनकम टैक्स वाले, उनका भी काम कोई चोरी कर रहा है क्या, रेड मारो, है ना, कोई बड़े 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 जो व्यापारी होते हैं या फिर व्हाटएवर जो करप्टेड प्रैक्टिसेस करने वाले होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर नजर रखना, टैक्स अगर कलेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली तो वो जो चोरी होती है टैक्स की, तो उसको बचाना, ये सारे जो काम है, अच्छे अच्छे काम जो है, सो दे आर like that is a responsibility of these officers, those who are related to income tax and customs and central excise department. Okay, same is here at cell tax department. Okay, so हर डिपार्टमेंट की और हर सर्विसेज की एक बहुत ही अच्छी, मतलब इट्स अ प्रेस्टीज। ओके, अगर आप ट्रेड सर्विसेज में हो तो आपको तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज होती है। इंडिया का जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड आपका इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। इफ यू आर इनटू फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, सो उसकी अपॉर्चुनिटीज अलग है। ओके, आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप अलग अलग राष्ट्रों में भारत का रिप्रेजेंटेटिव, okay, as a representative, as an ambassador, as a diplomat of the Indian government, you can represent to different nations. Okay, तो उसमें एक अलग ब्यूटी है उस सर्विस की। तो ये सारी अलग अलग सर्विसेज है और ये दीज आर द बेस्ट सर्विसेज। जितने जल्दी आप लोग इस सर्विसेज में उतरोगे उतना आपका फायदा ज्यादा है। मतलब सपोज आप अगर
22 टू 24 के एज में अगर आप आईएएस बनते हो तो आप ये समझ लेना कि आप उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाते हो। ओके, अगर 22 टू 24 के बीच में फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप आईएएस बन जाते हो, सो पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस आईपीएस बनना ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन फिर नॉर्मली जैसे अभी मेरा अभी 15 अगस्त को मेरा एक वीकेंड का और रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें अभी जिन्होंने 12th क्वालिफाई किया सीबीएसई बोर्ड से, एक मेरे पास स्टूडेंट है, इसके पहले भी मेरे पास कुछ लास्ट ईयर भी मेरे पास कुछ एज ए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स वगैरह ज्वाइन हुए हैं। तो 3 साल वो लोग मेरे पास अभी तैयारी करेंगे यूपीएससी की, मतलब उनका जैसे फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट जिनको एमपीएससी करना है वो एमपीएससी की भी अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2 साल की प्रिपरेशन कर लेते हैं वीकेंड बैचेस में वगैरह। सो अगर ऐसे स्टूडेंट्स 21वें साल में एग्जाम दे के अगर 22वें साल में अगर आईएएस बनते हैं, तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब उनकी क्वालिफाई होने की अपॉर्चुनिटीज भी बन जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और वो जब रिटायरमेंट के एज पे आते हैं तो वो डायरेक्टली सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी भी वो बन सकते हैं। जैसे जितना सिलेक्शन आपका लेट होगा, सपोज आपका सिलेक्शन 28 में हुआ आईएएस, या फिर 30s में हुआ, या फिर लास्ट अटेम्प्ट में हुआ 32 के, कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसका 32 में हुआ, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाओगे। ओके, लेकिन आपको चीफ सेक्रेटरी बनने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, या हो सकता है कि उससे भी छोटे लेवल पे आप आ जाओगे और रिटायर हो जाओगे, कि ठीक है, आपको ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सेक्रेटरी भी आप बन जाते हो तो आपको ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप आईपीएस 32 22 23 24 में बनते हो, सो यू कैन रीच अप टू द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल, पुलिस महासंचालक ज्याला म्हणतात। ओके, यू कैन रीच अप टू दैट पोजीशन। ये जो चीफ सेक्रेटरी वाली और डायरेक्टर जनरल वाली जो अपॉर्चुनिटी है, वो एमपीएससी थ्रू जो लोग डीवाईएसपी या डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे उनको कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनको आईएएस का या फिर आईपीएस का रिकॉग्निशन ही कम से कम 18 से 20 साल के बाद मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज स्टेट सर्विसेज वालों को नहीं मिलती। इसलिए मैं हमेशा जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा मैं कहते रहता हूँ कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो और अगर आप करना चाहते हो और अगर आप हार्ड वर्क करने की आपकी मानसिकता है, तो गाइडेंस करने वाले मेरे जैसे लोग हैं, मेरी पूरी टीम है, ऑल इंडिया लेवल में मेरी पूरी टीम है। हमारे एक्स ऑफिसर्स है और सर्विंग ऑफिसर्स है जो गाइडेंस करते हैं, या फिर जिन्होंने कम से कम इंटरव्यूज वगैरह दी है अलग अलग एग्जाम्स की, वो लोग गाइडेंस करते हैं। सो अगर गाइडेंस करने वाले अच्छे हैं और करने वाला स्टूडेंट्स अगर डेडिकेटेड है, तो 2 साल में पोस्ट निकल जाती है। ओके, 2 साल में पोस्ट निकल जाती है। एंड वी हैव प्रूव्ड इन मुंबई लाइक रीजन कि जहाँ पे इट्स लाइक अ डेजर्ट एरिया, कि जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स निकलना भी बहुत काफी मुश्किल था, बट मेरे काफी सालों से मेरे रिजल्ट्स है, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है, एंड स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन ए वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आईआरएस बन गए, आईपीएस बन गए, अलग सर्विसेज में एमपीएससी थ्रू, बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन थ्रू भी, हमारे जिनका लोअर एम होता है वो लोग दे गॉट सिलेक्टेड थ्रू बैंकिंग एंड स्टाफ सिलेक्शन। ओके, सो ये थोड़ी सी एक बात होगी यूपीएससी के बारे में। एमपीएससी में आपको जो डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार वगैरह मैंने बताया, तो ऐसी वो 29 सर्विसेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्विसेज। और कंपैरेटिवली मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपीएससी करते हो और एमपीएससी करते हो, सो जो बेस्ट आपको चांस मिलता है अपॉर्चुनिटीज दैट आर थ्रू यूपीएससी। लेकिन अगर नहीं हो पाया आपका कुछ, ओके, तो एमपीएससी का स्टेट सर्विसेज थ्रू आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। हो गया, सपोज ऐसा होता है कभी कभी कि हमारी अपॉर्चुनिटीज किसी कारणवश या मिस कर देते हैं हम लोग, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, बाकी रीजंस हो सकते हैं, स्पेसिफिकली गर्ल्स स्टूडेंट अगर होती है तो फिर शादी वगैरह हो जाती है ना, फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह होते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स के, तो काफी सारे लोगों का जो एम रहता है वो भटक जाता है, और फिर उनको उनका जो स्ट्रगल होता है फॉर द सर्वाइवल, सो वो उनको करना होता है। सो बेसिकली क्या है ना कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, चलो यूपीएससी का आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, 32 आपका कंप्लीट हो गया, या फिर 35 आपका कंप्लीट हो गया, ओबीसी कैंडिडेट है, 35 यूपीएससी कंप्लीट हो गया, स्टिल यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी थ्रू एमपीएससी स्टेट सर्विसेज। मेरे पास अभी रिसेंटली काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मतलब गाइडेंस के लिए आते हैं कि जिनकी आज की एज 35 में है,
जिनकी आज की एज 36 है, तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई अभी आपके पास एमपीएससी का एक मार्ग है। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो 38 तक दे सकता है। सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज मतलब उसमें विजेएनटी, एसबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी सारे आ गए, सो दे कैन अपीयर टिल 43। सो स्टिल दे आर हैविंग अपॉर्चुनिटीज। और आप लोगों को पता होगा कि अभी जो माहौल है कोरोना का वगैरह, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोज हु आर हैविंग गवर्नमेंट जॉब, सो उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो प्राइवेट जॉब्स में है, काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे पास अभी ज्वाइन हो रहे हैं या फिर गाइडेंस ले रहे हैं कि जिनकी बिकॉज ऑफ कोरोना और ये पूरा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से जिनकी नौकरियां प्राइवेट की चली गई, सो दे आर थिंकिंग इनसिक्योर एट द एज ऑफ 35, 36। सो दे आर थिंकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो मैं उनको फॉर्मूला बता देता हूँ कि भाई आप एमपीएससी का स्टेट सर्विसेज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कंसिडरिंग योर एज, तो आप क्लास 2 लेवल पे प्रिपरेशन करो। फिर उसमें सेल टैक्स इंस्पेक्टर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है मंत्रालय, ठीक है, या फिर उससे भी लोअर लेवल पे क्लरिकल की वगैरह एग्जाम्स होती है जिसकी रेगुलर उसकी रिक्रूटमेंट वगैरह होते रहती है, ठीक है। तो वो तो थोड़ा सा कंडीशनल है, सिचुएशन बेस है। आप लोग सिंस ऑल ऑफ यू आर डॉक्टर, तो आप लोगों को अभी से वो मतलब यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट थिंग। आप अभी फिलहाल यूपीएससी और एमपीएससी के बारे में अच्छे से सोच सकते हो। तो ये हो गया इन जनरल एक लाइक दिस इज एक अपॉर्चुनिटीज थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड एमपीएससी स्टेट सर्विसेज। अभी मैं थोड़ा सा आता हूँ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। सो मैं स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट। So in structure of examination also, if you see the structure of examination, in structure of examination, you just keep in mind कि this examination is having a 3 stratas. Like उसमें एक जो first strata है that is prelims examination. Okay, your second strata is mains examination, and your third stage is your interview. Okay, तो 3 इसमें stages है। एक तो है हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओके, पूर्व परीक्षा जिसे हम कहेंगे। दूसरा जो है दैट इज मेंस एग्जामिनेशन, ओके। यूपीएससी सिविल सर्विसेज और एमपीएससी स्टेट सर्विसेज में दोनों में मेंस एग्जामिनेशन होती है। और फिर उसके बाद आपका दोनों जो एग्जामिनेशंस होती है उस एग्जामिनेशंस में फिर इंटरव्यू होता है, ओके। सो ये तीनों है। अभी इसमें क्या होता है ना कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है और एमपीएससी स्टेट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है उसका जो सिलेबस है दैट इज टोटली सेम, ओके, दैट इज टोटली सेम, ओके। सो जस्ट अ मिनट। हाँ, सो मैं एक सिलेबस की जो एक ये जो है मैं आपको ओके, हाँ, सो हाँ, आप लोग शायद देख पा रहे हो सगळ्यांना दिसतंय सिलेबस? यस, नो? यस सर। ओके, ग्रेट, ओके, ठीक है। So see, this is now this is a syllabus of deliberately I am sharing this syllabus of state services examination, prelims examination. इसी के आधार पे आप यूपीएससी को भी समझ लोगे। तो ये जो है ना हमारे स्टेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ज्याला आपण पूर्व परीक्षा बनतो, ठीक है। और ये स्टेट सर्विसेज मतलब राज्य सेवा। तो ये जो राज्य सेवा है ये आपके एमपीएससी के एग्जाम में आती है, मतलब एमपीएससी राज्य सेवा। अच्छा, दूसरी एक बात, अगर कोई आप में से कोई यूपी वगैरह साइड के अगर स्टूडेंट्स होंगे, सो दे कैन अपीयर फॉर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन इफ दे आर हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश। तो उसमें भी जो सिलेबस रहेगा ना ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब भारत के जितने भी राज्य है उसका जो सिलेबस है, उसके स्टेट सर्विसेज का सिलेबस ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सिर्फ क्या होता है स्टेट के एग्जाम्स में कि जो जैसे हम महाराष्ट्र की अगर एग्जाम देंगे तो महाराष्ट्र में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और फिर पंचायत राज है, और फिर थोड़ा सा करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है,
ये थोड़ा सा रिलेटेड टू महाराष्ट्र आ जाता है। ओके, इट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो वहां पे यूपी से रिलेटेड ज्योग्राफी, यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री, यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम सिविल सर्विसेज के करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो उसमें ऐसा स्टेट वाला कुछ एंगल नहीं होता है। उसमें नेशनल एंगल होता है और इंटरनेशनल लेवल। मतलब अगर करंट अफेयर्स आएगा तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आएगा। कभी कभी कुछ कुछ चीजें स्टेट लेवल की भी आ जाती है अगर उसका कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है तो। ओके, सो ये सिलेबस जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि देयर आर 2 पेपर्स, दिस इज पेपर 1, ओके, एंड पेपर 2, बोथ आर कंपल्सरी मेंशन। ओके, यहाँ पे दिखा है 200 मार्क्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, here they have mentioned, so here 200 marks, 200 marks. Okay, okay, 200 marks। अभी हाँ, इसमें देखो 2 तास, ठीक है। नाउ डिग्री मीडियम इंग्लिश मराठी ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। ओके, मीडियम, इसमें यूपीएससी में क्या रहेगा कि मराठी के बजाय वो जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में। ये एमपीएससी की एग्जाम रहेंगी तो इसमें जो क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए हैं उसका ट्रांसलेशन मराठी में रहेगा, ठीक है। अभी हाँ, अभी इसमें जो है ना पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम रहती है। एमपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, या यूपीएससी में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा कि जैसे यूपीएससी में ये जो पेपर 1 है, दिस पेपर 1, ओके, दिस पेपर 1 फॉर यूपीएससी, दैट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब क्या है कि यूपीएससी के अगर आप एग्जाम देते हो, सो ये जो पेपर 1 है उसमें 200 में से आपको जितने मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ देर आर 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर होता है। सो 200 में से आपको 110 प्लस जो मार्क्स है वो आने चाहिए। मतलब इफ यू आर हैविंग 110 प्लस मार्क्स, सो every time at any like in any situation you are almost comfortable, you can qualify this examination, okay, irrespective of your categories। मतलब उसमें फिर ओपन का SC ST OBC ये जो 4 कैटेगरीज होती है सेंट्रल लेवल पे, सो ऑलमोस्ट कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स 110 पे क्वालिफाई हो सकता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होता है, ये बात भी ध्यान में रखना। लेकिन एमपीएससी में क्या होता है ना, और यूपीएससी में जो सेकंड पेपर होता है, दिस सेकंड पेपर, ओके, दिस सेकंड पेपर, तो ये जो सेकंड पेपर होता है आपका यूपीएससी का, जस्ट अ मिनट, ये जो सेकंड पेपर होता है सेकंड पेपर, सो दिस सेकंड पेपर इन यूपीएससी इज 33% क्वालिफाइंग। 33% क्वालिफाइंग मीन्स क्या है कि इसमें आपको 200 मार्क्स में से 66 प्लस, मतलब 67 पकड़ लीजिए, उतने ही लेने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बात है एमपीएससी के लिए लागू नहीं होती। एमपीएससी में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के जो 200 प्लस 200 मार्क्स है, ये 400 में से आपको स्कोर करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विथ रिस्पेक्ट टू लाइक योर एमपीएससी प्रीलिम्स एंड योर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अब देखो, ये बात ध्यान में आई आपके कि यूपीएससी में आपको पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर करना है, पेपर 2 इज 33% क्वालिफाइंग। एमपीएससी स्टेट सर्विसेज में पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइन मार्क्स से आपका फाइनल स्कोर बनता है। फाइनल स्कोर मतलब प्रीलिम्स का, मतलब आपको 400 में से स्कोर करना होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में दिखाऊंगा। देखो, ये यहाँ पे देखो, करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फर्स्ट लाइन जो है। अभी ये जो सिलेबस है ना, दिस इज 1 लाइन सिलेबस। इसमें आपको उन्होंने सिंपली कहा है कि करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट मतलब राज्य, नेशनल राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय। तो करंट अफेयर्स में काफी सारी बातें आती है। उसमें सांस्कृतिक आ गया, आपका कल्चरल अफेयर्स आ गए, स्टेट ऑफ आपके स्टेट के स्पोर्ट्स आ गए, पर्सनालिटीज आ गए, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट, फिर अलग अलग स्कीम्स आ गई, इकोनॉमी से रिलेटेड काफी सारी बातें आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें आ गई उसमें, ओके, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आ गया, कुछ नए प्रोजेक्ट्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, वो सब आ गया, ठीक है। तो काफी सारी बातें आती है उसमें।
अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतना डिस्कस करने का, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट कट शॉर्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गई विथ स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो इसमें क्या है ना कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास जैसे डिवाइड होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड तक का संपूर्ण जो इतिहास है उसकी जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्री हिस्ट्री में पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज हो गया आपका, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड हो गया, फिर महाजनपदास है, बुद्धिज्म, जैनिज्म है। ओके, पोस्ट मौर्यास हो गया, मौर्यास, पोस्ट मौर्यास, गुप्तास, पोस्ट गुप्तास। ओके, देन मेडिवल हिस्ट्री, उसमें सुल्तनत, मुगल्स, और फिर अपना प्री मॉडर्न, और फिर मॉडर्न, फिर उसमें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वगैरह, ये सारा है। अब एमपीएससी में, एमपीएससी स्टेट सर्विसेज में भी ये सिलेबस है, और ऍट द सेम टाइम उसमें विथ रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, मतलब जैसे महाराष्ट्राचा स्वातंत्र्य लढा, जसं महाराष्ट्राचा स्वातंत्र्य लढा म्हणजे काय, तर जो महाराष्ट्र आणि बॉम्बे प्रोव्हिन्स मधून जे गुजरात आणि महाराष्ट्र तयार झालं, सो मुंबईसाठीचा जो लढा झालेला होता की मुंबई सकट महाराष्ट्र, सो त्याच्यावरती पण क्वेश्चन्स असतात. ओके, सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल रेफरेंस ऑफ महाराष्ट्र, देन महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र का जो शाहिरी वांग्मय वगैरह था, दलित लिटरेचर है, रूरल लिटरेचर है, उससे रिलेटेड भी काफी उसमें क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो डिटेल में है काफी सारी बातें, उतना समय नहीं है हमारे पास। फिर देखो महाराष्ट्र ज्योग्राफी में, महाराष्ट्र इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी फिर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, देखो ये महाराष्ट्र, ओके, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकॉनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, म्हणजे प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक आणि आर्थिक भूगोल ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया अँड द वर्ल्ड. ओके, मग त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला माउंटेन रेंजेस पासून तर रिव्हर्स, माउंटेन रेंजेस, डिफरंट फिजिकल फीचर्स, ओके, लाईक डेझर्ट पासून तर पाश्चर लँड्स, अँड देन युअर कन्सेप्च्युअल ज्योग्राफी लाईक क्लायमेटॉलॉजी, ओशनोग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बऱ्याचशा गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तो कन्सेप्च्युअल लेवलला ज्योग्राफी आहे, फॅक्च्युअल लेवलला ज्योग्राफी आहे, आणि करंट लेवलला ज्योग्राफी आहे. त्याच्यानंतर मग महाराष्ट्र अँड इंडिया, पॉलिटी अँड गव्हर्नन्स. पॉलिटी म्हणजे काय, तर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. अँड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, सो इन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हॅव्हिंग थ्री थिंग्स, ज्युडिशियरी, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह. याच्यात बघा पॉलिटिकल सिस्टीम, पंचायती राज, ओके, अर्बन गव्हर्नन्स, पब्लिक पॉलिसी, राईट्स इश्यूज, ईटीसी. ओके, बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर मग इकॉनॉमी, सोशल डेव्हलपमेंट म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक विकास म्हणजे इकॉनॉमी, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, शाश्वत विकास, पॉवर्टी, गरिबी, इन्क्लुजन, ओके, सर्वसमावेशकता, डेमोग्राफिक्स म्हणजे पॉप्युलेशन रिलेटेड, ओके, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह म्हणजे ऑल स्कीम्स ऑफ गव्हर्नमेंट. देन 6th टॉपिक इज एन्व्हायरमेंटल इकोलॉजी, पर्यावरण, बायोडायव्हर्सिटी, जैविक विविधता, क्लायमेट चेंज, ओके, वातावरणामधला जो बदल आहे तो, आणि नंतर तुमचं जे आहे जनरल सायन्स. सो दीज आर द 7 इम्पॉर्टंट टॉपिक्स इन युअर यूपीएससी अँड एमपीएससी एग्जामिनेशन. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इन यूपीएससी दे डोंट कंसिडर स्टेट एस्पेक्ट. यूपीएससी में वो स्टेट एस्पेक्ट्स को नहीं कंसिडर करते, लेकिन आपको एमपीएससी की अगर एग्जाम देनी है तो उसमें स्टेट से रिलेटेड आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा पंचायती राज, सोशल रिफॉर्मर्स, महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक वगैरह, और महाराष्ट्र का करंट अफेयर्स, ये सारा का सारा आ जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि यूपीएससी मतलब यूपीएससी और एमपीएससी के सिलेबस में एमपीएससी का सिलेबस प्रीलिम्स लेवल में ज्यादा है, क्योंकि उसमें स्टेट का एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है. और अगर आप क्वेश्चंस देखोगे आज की डेट में तो एमपीएससी के भी क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लेवल के होते हैं. ठीक है, और ये दूसरा पेपर है जो मैंने बताया आप लोगों को कि जो सेकंड पेपर है वो यूपीएससी के लिए 33% क्वालिफाइंग है, और एमपीएससी के लिए ये कंपलसरी है जिसमें आपको मार्क्स स्कोर करना है. सो इसमें कॉम्प्रहेंशन आता है. अभी कॉम्प्रहेंशन में पैसेजेस पता होंगे आप लोगों ने, 12th में सॉल्व किए होंगे पैसेजेस. सो एमपीएससी में क्या होता है कि एमपीएससी में इंग्लिश और मराठी के पैसेजेस आते हैं, और यूपीएससी में इंग्लिश और हिंदी के पैसेजेस आते हैं. सो आपको पैसेजेस ये ऐसी चीज है कि इसमें आपको उससे गो थ्रू करना है और उसका राइट आंसर फाइंड आउट करना है. सो उसमें आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो टाइप की बातें होती है, और आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा होने के लिए आपका डाइवर्सिफाइड नॉलेज होना चाहिए. मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंग्लिश में
और अगर आप मराठी की एग्जाम देते हो मतलब एमपीएससी की, तो उसमें फिर मराठी में अलग अलग लिटरेचर मतलब अलग अलग जो टॉपिक्स पे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटरप्रेट करके उसका फाइनल आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तो इसको हम रीजनिंग बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और फिर बेसिक न्यूमरेसी है, उसमें नंबर एंड द रिलेशंस वगैरह वगैरह है, डाटा सफिशिएंसी, एंड देन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, सो अभी जस्ट मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ सेकंड पेपर को, कि इसमें आपको इंग्लिश और मराठी कॉम्प्रिहेंशन आएगा एमपीएससी में। यूपीएससी में आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मोस्टली रहेगा, फिर कुछ पैसेजेस होते हैं जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, और फिर उसके उसके ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 चैप्टर्स है जिसका एक अच्छा नॉलेज और प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये एक पार्ट होता है जिसमें भी आपको एलसीएम एचसीएफ से लेके प्रॉफिट लॉस, एजेस, नंबर सिस्टम, फिर आपके जो परसेंटेज, एवरेज वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है, तो उससे रिलेटेड आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस होना आवश्यक है। इसको सीसैट बोलते हैं जनरली, यूपीएससी और एमपीएससी के सेकंड पेपर को सीसैट कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें सबसे डिसिसिव जो फैक्टर होता है स्कोरिंग के लिए, दैट इज कॉम्प्रहेंशन। ओके, और सेकंडली आपका रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ी सी अगर आपकी अथॉरिटी रहती है तो आप एमपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यूपीएससी में तो आपको केवल 67 मार्क्स ही लाने हैं। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू बेसिक सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड एमपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड on the basis of this only you can see that कि इसी के आधार पे आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है, यूपीएससी का मेंस और एमपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस, ये इसी सिलेबस के ऊपर आधारित है। सिर्फ उसमें क्या होता है ना कि जैसे ये जो मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉट देयर। ओके, मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉट देयर एट लाइक मेंस लेवल एग्जामिनेशन। लेकिन इसमें आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, इसका डिवीजन होता है, बाद में इसका डिवीजन होता है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। ओके, अच्छा, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू आस्क क्वेश्चन। ओके, हाँ, जैसा मैं आधी बोल रहा होतो की आई विल कंटिन्यू टिल 6:30, तो अभी मेरे पास 8 मिनिट बाकी है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो रखेंगे। चालेल ना तुम्हाला लोकांना? हेलो, आर यू ओके विथ माई लाइक कि बोर हो रहा है ज्यादा, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक एंटरटेनमेंट, हमारे लेक्चर है। ओके प्रिया, ओके प्रिया लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है आपका? बिकॉज आई विल फिनिश इन, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके ठीक है, सो अभी ठीक है, सो मोर 10 मिनट्स। ओके, लाइक आई विल फिनिश इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। डोंगरे सर, तुम्ही काय म्हणताय? Our timing was हॅलो, 5 to 7. Our timing was 5 to 7. But ज्यांचे फर्स्ट इयरचे जे मुलं आहेत त्यांनी ते गेले तरी चालेल, म्हणजे हाँ त्यांचं जे हाँ, लेक्चर आहे ते, पण बाकी मुलांसाठी तुम्ही एक 15-20 मिनिट कंटिन्यू करा. ओके, म्हणजे बाकीच्यांना प्रॉब्लेम नाही ना? नाही, बाकीच्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, हा तेच म्हटलं, कारण मी म्हणजे तरी पण एक जो क्लास आहे फर्स्ट इयरचा, तर हम्म, त्यांचा तो एक क्लास आहे त्यांचा. बाकीचं मुलं आहेत. ठीक आहे तर तुम्ही कारण मग कंटिन्यू करा. ठीक आहे, हा ठीक आहे, कारण अजून 40-42 विद्यार्थी आहेतच ऑनलाईन. हो, हो. ओके, हा, आणि तरी पण मी फार कट शॉर्ट करतोय ते म्हणजे नाही, हा नंतर आपण हे डिटेलमध्ये, पण आता मुलांना आपल्याला एक आवड निर्माण करायची आहे. त्यांना एक हा, यस देशाप्रती ते एक यस यस, त्यांचं म्हणून मी ते लाईफ हे आहे. सुरुवातीला सांगितलं की सुरुवातीला मी तेच सांगितलं त्यांना की जर या क्षेत्रामध्ये ते आले तर ऑलरेडी यू आर डॉक्टर्स, म्हणजे तुम्ही आता डॉक्टर्स होत आहेत, आणि तुम्ही डॉक्टर झाल्यानंतर तुमचं एक मेडिकल प्रोफेशन मधून तुम्हाला
सामाजिक दृष्टिकोनातून काम करण्याची संधी मिळतेच. But if you are entering into these competitive examinations and if you are entering into these services at these services UPSC through किंवा MPSC through, सो तिथे तुम्हाला खूप पॉवर्स आहेत, कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला एक एस्टॅब्लिश सिस्टीम मिळते, ज्या ठिकाणी तुम्ही एका लेवलला असता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर ॲट द डेप्युटी कलेक्टर लेवल, सो डेप्युटी कलेक्टर लेवल हा एक मिडल आहे, म्हणजे एक मीडियम आहे तालुका आणि जिल्ह्याच्या मधला. ओके, सो तुम्ही त्या लेवलला तुमच्या यंत्रणेमध्ये म्हणजे सबऑर्डिनेट टू यू देर इज तहसीलदार, देर इज नायब तहसीलदार. ओके, सो एंटायर ऍडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर यू. इफ यू गॉट सिलेक्टेड एज अ IAS ऑफिसर, तुम्ही IAS झाल्यानंतर तुम्ही डायरेक्टली म्हणजे प्रोबेशन संपल्यानंतर इमिजिएटली यू बिकम अ चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर ऑफ CEO ऑफ जिल्हा परिषद. आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर जो असतो जिल्हा परिषदेचा, ते तुम्हाला माहिती असेल तुमच्या ज्या PHC असतात है ना, पब्लिक प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स म्हणतो ना आपण त्याला. ओके, ज्या PHC असतात, तर त्याचा प्रमुख कोण असतो? तो जिल्हा परिषदेचा जो चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर जो असतो. सो ही इज ही इज द चीफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके, किंवा तुम्ही कलेक्टर, जिल्हाधिकाऱ्याच्या अंडरमध्ये पूर्ण जिल्ह्याचं ऍडमिनिस्ट्रेशन येतं मोस्टली. सो यू विल गेट दीज अपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे आज जो आपले जे अनेक विद्यार्थी जे काम करतायत, जे डॉक्टर्स आहेत, सो दे आर फीलिंग ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन आफ्टर एंटरिंग इन टू दीज सर्व्हिसेस, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर अपॉर्च्युनिटीज थ्रू दिस सर्व्हिसेस. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला आणि शेवटी आपलं काय असलं पाहिजे ना, की लाईफमध्ये एक व्हॅल्यू सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. इफ यू आर अ गुड एथिकल पर्सन and if you really want to introduce some transformation into the life of some people, म्हणजे तुम्ही संपूर्ण जगातील किंवा संपूर्ण देशातील लोकांचे तर दुःख किंवा त्यांचे प्रॉब्लेम्स नाही सॉल्व्ह करू शकत, बट ऍटलीस्ट यू कॅन ट्राय युअर बेस्ट अँड यू कॅन सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स ऑफ सो मेनी पीपल. आणि असे ब्युरोक्रॅट्स खूप महत्वाचे आहेत. म्हणजे इवन माय मिशन इज टू डेव्हलप दोज ऑफिसर्स हु आर हॅव्हिंग सम काइंड ऑफ सोशल सेन्सिटायझेशन, दोज हु वॉन्ट टू प्रोव्हाइड help to maximum people, marginalized and deprived sections of the society. So ते तुम्ही करू शकता. आणि त्यासाठीच या एक्झामिनेशन मध्ये तुम्ही जर आलात, त्याची प्रिपरेशन केली आणि तुम्ही जर सिलेक्ट झालाय, तर तुम्हाला बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज मिळतात, ज्या कदाचित तुम्हाला तुमच्या प्रोफेशन मध्ये नाही मिळणार. ओके, दिस इज अ फॅक्ट. ओके, ज्या तुम्हाला कदाचित तुमच्या प्रोफेशन मध्ये नाही मिळणार. ओके, एवढं सगळं डायव्हर्सिफाईड तुमच्या प्रोफेशन मध्ये नाही मिळणार. ओके, तर त्याच्यामुळे तुम्ही याचा सिरियसली विचार करू शकता. यू कॅन थिंक सिरियसली अबाउट दॅट. ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट. ओके, अगेन कम टू द पॉइंट. सो आता मेन्स जी लेवल आहे त्याला थोडं शॉर्ट मध्ये सांगतो मी. MPSC ची जी मेन्स आहे, राज्यसेवा स्टेट सर्व्हिसेस, देर आर 6 पेपर्स. आउट ऑफ द 5 आर ऑब्जेक्टिव्ह अँड 1 पेपर इज रिटन. सो द रिटन पेपर इज हॅव्हिंग इंग्लिश अँड मराठी रिटन. म्हणजे मग त्याच्यामध्ये एसे येतं, रिटन एसे, इंग्लिश आणि मराठीतला एसे रिटन. त्याच्यानंतर मग प्रेसिज रायटिंग एक येतं, प्रेसिज रायटिंग म्हणजे 1/3. ओके, अँड द नेक्स्ट इज देर इज ट्रान्सलेशन. तो एक पेपर आहे रिटन. ओके, इंग्लिश आणि मराठीचा. एक जो पेपर असतो इंग्लिश आणि मराठीचा, दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह, ज्याच्यामध्ये एंटायर ग्रामर विचारलं जातं. आणि मग बाकीचे जे MPSC स्टेट सर्व्हिसेसचे 4 पेपर्स असतात. इन दॅट 4 पेपर्स there is history plus geography 1, Indian constitution plus certain laws are there, that is second paper. Third paper is human rights and human resource development, and fourth paper is related to economy, science and technology, agriculture. Okay, so these are the 4 papers. हे सगळ्यांचे 150 मार्क्स असतात, 150 क्वेश्चन्स असतात. निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टम इथे पण अप्लिकेबल होते. आणि 2-2 तासाचे हे सगळे पेपर्स असतात. ठीक आहे, इंग्लिश आणि मराठीसाठी वेगळा टाइम असतो. ठीक आहे, सो दिस इज in short. Okay, this is of MPSC state services. If you are going to UPSC civil services, so UPSC civil services mains is totally written. The totally written आहे. In that examination you are having total 9 papers at present. त्याच्यामधले 2 पेपर्स जे असतात, like one paper is English and the another paper say vernacular language paper, like for Maharashtrians it's a Marathi. Those who are from Tamil or Telugu background, so they can choose Tamil or Telugu as a language. So one paper is vernacular language paper and the another paper is English. Okay, so both are compulsory, both are qualifying. दोन्ही पण जे असतात ते क्वालिफाईंग असतात. त्याच्यामध्ये क्वालिफाय होणं जे आहे तर ते आवश्यक असतं. ठीक आहे, अँड रेस्ट ऑफ द पेपर्स 7 पेपर्स जे असतात त्याच्यामध्ये जनरल स्टडीचे 4 पेपर्स असतात. फॉर एक्झाम्पल हिस्ट्री.
Okay, written paper, history for 250 marks. History, social issues plus geography. This is one paper. Second paper, Indian Constitution plus International Relations, second paper. Third paper is related to economy, science and technology, biodiversity, environment, sustainable development, etc., etc. Fourth paper is related to ethics. Fourth paper is related to ethics. So असे 4 जनरल स्टडीचे पेपर्स असतात, टोटली रिटर्न असतात, 250 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन पेपर अँड 3 अवर्स. त्याच्यामध्ये लिहायचं असतं तुम्हाला. सपोज फॉर एक्झाम्पल एखादा क्वेश्चन असेल तर 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स अशी त्याची वर्ड लिमिट असते. And that writing skill is very important with respect to UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. काफी सारे लोग यूपीएससी की एग्जामिनेशन इसलिए नहीं देते क्योंकि वो इस राइटिंग स्किल से ही डर जाते हैं. उनको लगता है कि अरे यार इतना कौन करेगा, है ना, ये कौन बताएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन गाइडेंस करेगा इसके बारे में. सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस मुंबई रीजन, दिस ठाणे, मुंबई एंड suburban region, they are having like a very negative mentality with respect to this particular UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और फिर वो ऐसे ही टाइम पास अपना एमपीएससी या फिर छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं, एमपीएससी में भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, बिकॉज मैं अभी 15 साल से पढ़ा रहा हूँ इस एरिया में. सो मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट 3-3, 4-4 साल बस वो पुलिस भर्ती में या फिर वो छोटे मोटे एग्जाम्स में अपने गवा देते हैं. उतने साल में तो वो IAS IPS बन के निकल सकते हैं if they are dedicated and if they are like they are having a mentality of hard working. So ये मेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसमें ये बात ध्यान में रखना कि आपको ऐसे ही लोग इसमें गाइडेंस कर सकते हैं जिन्होंने प्रॉपरली इसकी मेंस दी है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है ऑप्शनल में, जनरल स्टडीज में जो इंटरव्यूज दे चुके हैं. कोई भी आपको बाकी व्यक्ति इसमें गाइडेंस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेजेस में काफी सारे लोग होते हैं कि जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले होते हैं, बट दे कैन नॉट गाइड विद रिस्पेक्ट टू दीज एग्जामिनेशंस बिकॉज दे नेवर अपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस. ये बात भी ध्यान में रखना, बिकॉज ऑल टुगेदर द ओरिएंटेशन एंड अप्रोच टुवर्ड्स दीज एग्जामिनेशन इज टोटली डिफरेंट. योर एकेडमिक अप्रोच, आपका जो एकेडमिक अप्रोच है ये यहाँ पे काम में नहीं आता है. ठीक है, तो ये 4 पेपर हो गए आपके जनरल स्टडीज के, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के. उसके बाद फिर आपका मैंने इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर बता दिया. ऐसे का एक पेपर होता है 250 मार्क्स का, जिसमें अभी 2 सेक्शंस में ऐसे आते हैं. सेक्शन ए में 4 ऐसे, उसमें से 1 लिखना होता है. सेक्शन बी में 4 ऐसे, उसमें से 1 लिखना होता है. उसके 250 मार्क्स. ओके, और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है जिसे हम ऑप्शनल कहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो ऑप्शनल में क्या होता है कि देयर आर 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. उसमें आपका एक मेडिकल साइंस भी ऑप्शनल है और बाकी साइंस से रिलेटेड कुछ ऑप्शनल्स है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ ऑप्शनल्स है, और फिर जो सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है जैसे ज्योग्राफी वगैरह हो गया उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, और फिर सोशल साइंस के टोटली जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया, फिलोसॉफी हो गया, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया. सो ऐसे जो सब्जेक्ट्स है वो भी होते हैं. तो मोस्टली अगर आपको ऑप्शनल चूज करना है तो ऐसे ही ऑप्शनल को चूज करो जिसमें आपको एक मैं इंटरेस्ट भी बोलूंगा, और सेकंड थिंग इज आपको उसमें ऐसे व्यक्ति का गाइडेंस चाहिए कि जिन्होंने उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में अथॉरिटी हासिल की है थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिन्होंने मेंस दी है उस सब्जेक्ट में और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है. अगर आपको ऐसे व्यक्ति का या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन का अगर गाइडेंस नहीं है तो आपका जो ऑप्शनल है वो 500 मार्क्स का होता है. मतलब 250 मार्क्स के आपको एक ऑप्शन होता है. सपोज फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के 2 पेपर्स होंगे 250 मार्क्स के. पॉलिटिकल साइंस रहेगा या फिर मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस के पेपर 1 पेपर 2 250 मार्क्स. सो अगर आपको उसकी अथॉरिटी है और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है जिन्होंने उस ऑप्शन में अच्छा स्कोर किया था ऐसे लोगों का, तो ही आप लोग उसमें अच्छा कर सकते हो. अदरवाइज ट्रायल एंड एयर बेसिस आपको अगर करना है या फिर एक्सपेरिमेंट करना है अपने आप पे, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो फिर वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कितने जाएंगे आपको वो आपको भी पता नहीं चलेगा. ठीक है, सो ऑल टुगेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज द मोस्ट डिसिसिव फैक्टर इन क्वालिफाइंग यूर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. इसका जो टोटल कैलकुलेशन होता है, जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स, ऐसे का 1 पेपर, ऑप्शनल का 1 पेपर, जिसके मतलब ऑप्शनल एक सब्जेक्ट जिसके 2 पेपर्स, ये 1750 होता है मार्क्स. फिर इसमें अगर आपको 800 850 प्लस अगर मार्क्स मिल गए तो आप इंटरव्यू को जाते हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के. और सपोज आपको अगर 850 मार्क्स आपका एक कट ऑफ है, आपको 850 मार्क्स मिल गए,
और 275 मार्क्स का आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, उसमें अगर आप सपोज 150 मार्क्स मिल गए तो 850 प्लस 150 मिलके आपके अगर 1000 मार्क्स हो गए, से फॉर एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और 1000 पे ही अगर कट ऑफ आ गया तो यू गॉट सिलेक्टेड। लेकिन आपको आईएएस नहीं मिलेगा, आपको जो 24 सर्विसेज है उसमें से एक जो कोई लास्ट की जो सबऑर्डिनेट सर्विस रहेंगी ग्रुप बी की वो मिलेंगी। अगर आपका टोटल स्कोर अगर 1150 तक आ गया तो आप टॉपर में रहोगे, टॉपर में। एक बात ध्यान में रखना, यूपीएससी का टॉपर नॉर्मली 54, 55 एट द मोस्ट 56% पे होता है और छोटे नीचे जाते जाते 40-40% पे भी क्वालिफाई होते हैं लोग टोटल। हमें आदत क्या रहती है ना कि 10th में 90% मिल गए, 95 मिल गए, 100 आउट ऑफ 100, ये इतना मतलब लोग तो अभी अभी तो रिजल्ट्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, माँ बाप को बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे खानदान में बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ने जन्म लिया है, क्योंकि 10th में कितने मार्क्स मिले, 90%, 95, 100। सो ये जो है ना, दिस इज लाइक अ सर्टिफाइड इंटेलिजेंस, है ना। आपने 10वीं में रट्टा मारा हुआ रहता है, 12th में आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके रट्टा मारा हुआ रहता है, सो देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ओके, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड ज्यादा नहीं होता, वहाँ पे बस रट्टा मारने वाली सिस्टम होती है 10th और 12th में। आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आप लोगों में से भी काफी लोगों ने 10th में वो नीट की प्रिपरेशन की होंगी, कोचिंग क्लासेस 11-12 में किए होंगे, बहुत अच्छे से रट्टा मारा होगा, या फिर कुछ लोगों ने कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ाई की होंगी, लग गया मेडिकल को नंबर, ओके, एडमिशन मिल गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे मल्टीपल आपको पढ़ाई करनी है। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपका जो मार्क्स होता है ना फाइनल सिलेक्शन का, वो हाईएस्ट स्टूडेंट का, टॉपर स्टूडेंट का 55 to 56% ही होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपके रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। एमपीएससी में भी वैसा है, जो आपके मेंस के जो टोटल मार्क्स है वो है 800, और फिर आपका जो इंटरव्यू होता है एमपीएससी स्टेट सर्विसेज का वो होता है 100 का। तो 900 में से आपको आपकी रैंक निकलती है, उसमें भी सपोज 575 पे जो स्टूडेंट होता है या अराउंड 600 के पास, वो टॉपर होता है, और फिर 100-125 मार्क्स ऐसे नीचे नीचे जाते जाते फिर कट ऑफ आ जाता है। ठीक है, एमपीएससी में गर्ल्स स्टूडेंट्स को 33% रिजर्वेशन है, यूपीएससी में इस तरह से गर्ल्स को स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होने की वजह से वहां पे 4 कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी और एसटी, और अभी ये ईडब्ल्यूएस आ गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लेकिन एमपीएससी में आपके एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी, एससीबीसी वगैरह जो कैटेगरीज अभी नहीं आई है, ये सारी की सारी है। ओके, सो दिस इज अबाउट एंटायर, लाइक इनिशियली आई टोल्ड यू अबाउट अपॉर्चुनिटीज थ्रू सर्विसेज। मैंने आपको यूपीएससी की अपॉर्चुनिटी बताई, एमपीएससी की बताई, दोनों का मैंने डिफरेंस बताया इतने कम समय में। मैंने आपको क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको यूपीएससी देगा और क्या एमपीएससी देगा इसके बारे में भी बताया। देन आई टॉक अबाउट प्रीलिम सिलेबस, आई इंटरलिंक्ड दैट प्रीलिम सिलेबस विद द मेन सिलेबस ऑल्सो। मैंने आपको ओरिएंटेशन और अप्रोच भी बताया कि यहाँ पे ऐसे ही लोग आपको गाइडेंस कर सकते हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में से प्रीलिम्स देने वाले नहीं, 3-3 साल से प्रीलिम्स दिया है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने कभी मेंस नहीं दिया, तो उनकी बात छोड़ दो, दे कैन नॉट गाइड। वो बेसिक बेसिक आपको बता देंगे थोड़ा सा कि बाबा ये हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, लेकिन अंदर घुस के मेंस लेवल राइटिंग स्किल किस तरह से होता है, इंटरव्यू की मेंटालिटी क्या होती है। जैसे अभी मेरे पास लास्ट 14-15 ईयर्स में कितने सारे स्टूडेंट्स का मैं खुद यहाँ पे मुंबई में मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो मेरे पास ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं काफी सारे मॉक इंटरव्यूज के लिए, यूपीएससी के भी, और काफी महाराष्ट्र के काफी रीजन से मेरे पास एमपीएससी, स्टेट सर्विसेज, पीएसआई, एसटीआई, बाकी जितने भी है उसके लिए, नॉट एसटीआई, पीएसआई वगैरह, ओके, और फिर स्टेट सर्विसेज में इंटरव्यूज होती है। तो मैं काफी सारे मॉक इंटरव्यूज ऑलरेडी ले चुका हूँ, बैंकिंग है या जहां जहाँ पे भी इंटरव्यूज है वो लेता हूँ मैं। ठीक है, सो हम लोगों को अनुभव है, और बिकॉज वी वेर इनटू दैट period, we were into that process, okay, we have gone through that process। वो जो अप्रोच है वो वही अप्रोच, वही ओरिएंटेशन और वो हमारा जो अनुभव है, that we are sharing with you for your best career, best future। okay, so I think I have discussed with you sufficiently। मैंने काफी सारी बातें आपको कम समय में बताने की कोशिश की,
जो एक्चुअली पूरी तरह से 2-2.5 घंटे में लेता हूँ, उसको मैंने कट शॉर्ट किया है ऑलमोस्ट। ओके, सो अभी आपका कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। Any question related to this particular webinar, so you can ask me. आप डायरेक्टली आपका माइक जो है वो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ, यस, हाँ बोला ना। नाम बता के आप बोलेंगे तो बेटर रहेगा, सर को भी पता चलेगा। सर वैष्णवी हियर, वैष्णवी तांगडे। वैष्णवी तांगडे, ओके, वैष्णवी तांगडे बोला। सर माझा हा डाऊट आहे की मेन्स मध्ये जे 2 पेपर क्वालिफाईंग असतात त्यामध्ये एनी इंडियन लँग्वेज घ्यावी लागते, तर त्यामध्ये सपोज मराठी चूज केली तर त्यामध्ये मराठी ग्रामर म्हणजे आपलं किती म्हणजे करावं लागेल? UPSC ला ना, UPSCचं बोलतेस ना? हो, UPSC. हा, ग्रामर कसं असतं की त्याच्यामध्ये जसं आता 300 मार्क्सचा तो क्वालिफाईंग पेपर असतो, त्याच्यामध्ये पण क्वालिफाईंग असतं, म्हणजे असं काही खूप स्कोर करायची गरज नसते, कारण तुमचे इंग्लिश आणि मराठी लँग्वेजचे मार्क जे आहेत तर ते काउंट नाही होत, ते फक्त क्वालिफाईंग असतात. सो त्यामध्ये ग्रामरचा जो पार्ट आहे ना, म्हणजे रिटर्न क्वेश्चन्स असतात, जसं एसे लिहावा लागतो, प्रेसिज रायटिंग पण असतं, कॉम्प्रिहेन्शन वरती पण प्रश्न असतात आणि मग ग्रामर दिलेलं असतं. सो साधारणतः आपलं जे 10वी-12वी लेवलचं जे ग्रामर असते, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता अलंकार आहे, समास आहे की नाही, त्याच्यानंतर आपण जे शाळेमध्ये शिकलेलो असतो, नाम, सर्वनाम वगैरे वगैरे, त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरे, तेवढं तुला माहिती पाहिजे, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द वगैरे आणि त्याचा युजेस तेवढं जरी माहिती असलं ना तरी तू ते करू शकते, म्हणजे तो काही खूप असा मेजर डिफिकल्ट पार्ट नाहीये. 10th-12thचं ग्रामर ते प्रॉपरली रिवाइज करणे बस. हॅलो, येस सर. हा, आणि काही? आणि सर क्लासेस कधीपासून म्हणजे आपण जॉईन करायला हवे, अगर म्हणजे आपल्याला युपीएससी तू आता कुठल्या आता तू फायनल इयरला आहेस ना BAMS-च्या? नाही सर, फर्स्ट इयर. अच्छा, तू BAMS फर्स्ट इयरला आहेस का? हो. ओके, अच्छा. सो आता क्लासेसचं कसं असतं ना की पहा, आता माझ्याकडे रिसेंटली जे 12वीचे रिझल्ट लागले, 12thचे, सो माझ्याकडे आता एक CBSE ची स्टुडंट आहे जिला 93 समथिंग पर्सेंट मिळाले CBSE मध्ये, आणि ती माझ्याकडे 10वी पासून काउन्सिलिंगला येते. तो तिने आत्ता माझ्याकडे जॉईन केलं रिसेंटली, अँड शी वॉन्टेड टू एंटर इन टू फॉरेन सर्व्हिसेस. याच्या आधी सुद्धा माझ्याकडे मागच्या वर्षी सुद्धा स्टुडंट्स आहेत की ज्यांनी फर्स्ट इयर पासून जॉईन केलं. आता काय असतं की तुम्ही मॅनेज कसं करता त्यावरती डिपेंड आहे. म्हणजे सपोज कोणाला वाटतं की नाही मला फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये आणि 22व्या वर्षीच IAS बनायचं आहे, तर बघ 22व्या वर्षी ज्याला IAS बनायचं आहे त्यांनी त्याच्या 2 वर्षा आधी तरी त्याची प्रिपरेशन करणं आवश्यक आहे. म्हणजे 2 वर्षा आधी जर आपण प्रिपरेशन करतो म्हटलं तर आपण 20 वर्षाचे असतो, बरोबर. 21व्या वर्षी आपण एक्झाम देऊ शकतो. 21 आपलं एज झाल्यानंतर आपण एक्झाम देऊ शकतो. म्हणजे 21व्या वर्षी जर मला एक्झामला अपियर व्हायचं आहे, थर्ड इयर अपियर, आणि 21व्या वर्षी म्हणजे त्या 1 ऑगस्टच्या आधी तुमचं 21 पूर्ण व्हायला पाहिजे. सो तुम्ही 21व्या वर्षी येता तुमचं साधारणतः जे विद्यार्थी 3 वर्षाचा डिग्री कोर्स करतात ते विद्यार्थी 17व्या वर्षी साधारणतः 12वी पास होतात, 18, 19, 20 म्हणजे 20व्या वर्षी ते 3 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतात. सो जर 21व्या वर्षी एक्झाम देऊन 22व्या वर्षी जर तुम्हाला IAS बनायचं असेल तर त्याच्या 2 वर्षा आधी तुम्हाला प्रिपरेशन स्टार्ट करावं लागेल. म्हणजे साधारणतः 19व्या वर्षी तुम्हाला प्रिपरेशन स्टार्ट करावीच लागेल. तेव्हा कुठे तुम्ही 2 वर्षात त्याचं संपूर्ण अख्खा अभ्यास तयार होऊन तुम्ही पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये क्वालिफाय होऊ शकतात. आणि तसं होतंय आता. म्हणजे तसे कितीतरी एक्झाम्पल्स दिसतील. आता टीना डाबी झाली होती ना, टीना डाबी फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये झाली. कितीतरी विद्यार्थी, आता माझा जो प्रवीण मुंडे होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये झाला, पण तो MBBS करत होता, त्याच्यामुळे त्याचं तसंही एज वाढलेलं होतं, म्हणजे 24 वगैरे झालेलं होतं. तुम्हा लोकांचं पण जे BAMS ला आहेत त्या लोकांचं पण BAMS होताच तुम्हा लोकांना तुमचं, कारण कोर्स तुमचा मोठा असतो इथं कम्पॅरेटिव्ह टू अदर्स. सो त्यामुळे तुला जर व्हायचं असेल तर तुला आताच चालू करावं लागेल. म्हणजे जर तू आता फर्स्ट इयरला असशील तर ऍटलीस्ट तू फर्स्ट इयर जाऊ दे, सेकंड इयर पासून तू स्टार्ट करू शकते. आणि स्टार्ट करायचं म्हणजे एक्झॅक्टली काय करायचं, तर कोचिंग लावा अथवा नका लावू, तुम्ही NCERT जे असतात, बेसिक NCERT रेफर करणं,
त्याच्यानंतर आपलं न्यूजपेपर रिडिंग स्टार्ट करणं, इंग्लिश मधला एक न्यूजपेपर रिडिंग स्टार्ट करणं. ओके, यू नीड टू स्टार्ट रिडिंग न्यूजपेपर्स. सो इंग्लिश न्यूजपेपर. थोडंसं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आहे, थोडंसं ओरिएंटेशन डेव्हलप करणं आहे. म्हणजे आपलं जसं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट टॉपिक्स, समजा एखादा सामाजिक विषय असेल तर त्याच्यावरती मत मांडण्याची तुमची जी भूमिका जी असते ते डेव्हलप करणं हे आवश्यक आहे. त्याचं तुमच्याकडे एंटायर सिलेबस पाहिजे. यू शुड हॅव अ सिलेबस ऑफ whatever the examination you have targeted. You should have a question paper set of prelims examination at least. ओके, तर या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या तुम्ही आतापासून करू शकता. ओके, नॉट नेसेसरी की तुम्ही क्लास लगेच जॉईन केला पाहिजे, पण एवढं आहे की तुमचं कोणीतरी एक मेंटर असणं गरजेचं आहे जे तुम्हाला सांगू शकतं. आता माझ्याकडे महाराष्ट्रातून नव्हे तर भारतातून मला अनेक विद्यार्थी कॉल्स करतात. माझे कानपूर पासून तर दिल्ली पासून तर कोइंबतूर पर्यंतचे स्टुडंट्स आहेत जे फोनवरती काउन्सिलिंग घेतात माझं मेंटरशिप. मी त्यांना सांगत असतो की तुम्ही प्रॉपरली असं करा, या टप्प्यावरती हे करा. ओके, तर ती एक ऍटलिस्ट ती सुरुवात झाली पाहिजे. ओके, चला पुढे नेक्स्ट. एनीबडी? अच्छा, सगळ्यांचे डाउट्स क्लिअर झालेले आहेत? Anybody is having question? We are having time. You can ask me question. Hello sir. हा, yes. सर इंटर्नशिप झाल्यावर म्हणजे तेव्हाच आपण फर्स्ट अटेम्प्ट देऊ शकतो का की त्याच्या अगोदर पण देऊ शकतो? What I told about first attempt, कसं असते की फॉर एक्झाम्पल आता 2021 ची जर एक्झाम द्यायची आहे आपल्याला, राईट? ओके, सो क्रायटेरिया कसा आहे ना युपीएससीच्या परीक्षेसाठी, फॉर युपीएससी, की तुम्ही टीवायला अपियर असलं पाहिजे, म्हणजे थर्ड इयरला डिग्री कोर्सच्या. ओके, म्हणजे फायनल इयरला, आणि तुमचं त्या वर्षीच्या 1 ऑगस्टच्या आधी 21 कम्प्लीट व्हायला पाहिजे, 21 एज. लक्षात आलं? सो मग तुम्ही तशा हिशोबाने कॅल्क्युलेट करा. जर सपोज आता तुम्ही फायनल इयरला असाल तर तुम्ही फायनल इयरचे स्टुडंट ऑलमोस्ट तुम्ही 22च कम्प्लीट केलेलं आहे, 22 ऑलरेडी तुम्ही कम्प्लीट केलेलं आहे, जे बीएमएस करणारे आहेत 4 वर्षावाले, किंवा 21 तर कम्प्लीट केलेलंच आहे. तर तुमचं 21 जर कम्प्लीट झालेलं असेल ऍट प्रेझेंट, तर तुम्ही सगळेच्या सगळे लोक 2021च्या प्रिलिमसाठी एलिजिबल आहात. आणि एमपीएससीला कसं असतं की तुम्ही काही एक्झामसाठी 19 आहे, काहीसाठी 20 आहे एमपीएससीच्या एक्झाम्सला, आणि तुम्ही टीवाय अपियर असायला पाहिजे. सो अकॉर्डिंगली तुम्ही तुमचं चेक करायचं की तुम्ही कुठल्या कशा एज ग्रुपमध्ये आहात आणि कुठल्या इयरला आहात. सो तुम्ही देऊ शकता. म्हणजे आता मला असं वाटतं की तुम्ही सगळेच्या सगळे ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर एमपीएससी ऑल्सो अँड युपीएससी ऑल्सो, बट फॉर नेक्स्ट इयर 2021. आणि एमपीएससीची एक्झाम जर द्यायची असेल सो तुम्हाला एमपीएससीच्या वेबसाईटवरती जाऊन तुमचं एक प्रोफाईल क्रिएट करावं लागतं, लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड. तो तुम्ही आताही करू शकता. युपीएससी साठी तसं काही नाही आहे. युपीएससी साठी साधारणतः जानेवारीमध्ये ऍड निघतात दरवर्षी, जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये त्याची 1 महिन्याची प्रोसेस असते, त्यावेळेसच तुम्ही ऑनलाईन अप्लिकेशन तुम्हाला करावं लागतं. एमपीएससीला मात्र आपला प्रोफाईल क्रिएट करून ठेवायचा, आयडी पासवर्ड, आणि मग जेव्हा एक्झाम्स येतात वेगवेगळ्या तर त्यावेळेस तो कॉमन आयडी आणि पासवर्ड यूज करून तुम्ही त्या एमपीएससीच्या वेगवेगळ्या एक्झाम देऊ शकता. ओके, झालं? सॅटिस्फाईड? हॅलो, एनी मोर क्वेश्चन? क्वेश्चन विचारून घ्या, म्हणजे आय एम हिअर टू आन्सर युअर क्वेश्चन्स. यू डोंट नीड टू पे मी एनिथिंग राईट नाव. ओके, यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन. तुम्ही क्वेश्चन विचारा. डोंट लाईक हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चन. हॅलो. हा सर, हाऊ टू इम्प्रूव्ह रीडिंग ऑफ इंग्लिश न्यूजपेपर? So continue reading of English newspaper on regular basis. वोकॅब्युलरी असायला हवे ना, तर त्यासाठी. सो तुम्ही काय करा की एक इंग्लिश न्यूजपेपर घ्यायचा. इंग्लिश न्यूजपेपर घेऊन त्याच्यामध्ये जे काही तुम्हाला डिफिकल्ट वर्ड्स वाटतात त्याचं एक A to Z असं तुम्ही स्वतः एक डिक्शनरी बनवायची, आणि एक रेडीमेड डिक्शनरी ठेवायची. आणि त्या समजा तुम्हाला एखादा ए वरून शब्द असेल, तो जर तुम्हाला माहित नसेल तर त्या डिक्शनरी मधून तुम्ही काढून ठेवायचा आणि ते वाचन करायचं रेग्युलरली. सेंटेन्स बघायचं कसं कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे सेंटेन्सचं, ठीक आहे. रेग्युलर वाचायचं, थोडंसं लाऊडली वाचण्याचा प्रयत्न करायचा, पण रेग्युलरली वाचायचं. रेग्युलरली 1 तास वाचन करा. आर्टिकल्स वाचा, न्यूज वाचा, वेगवेगळे आर्टिकल्स येतात एडिटोरियल पेजमध्ये इंग्लिशचे, ते वाचा.
आणि शक्यतोवर काय करायचं की इंग्लिश सोबत मग मराठीचा न्यूजपेपर वाचायचा. त्याच्यामुळे काय असतं की कधी कधी सपोज आता लोकसत्ता आणि द इंडियन एक्सप्रेस असे जर तुम्ही वाचलं, सो ते एकच पब्लिकेशन आहे. सो त्याच न्यूज इकडे मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये त्या सेम न्यूज असतात ऑलमोस्ट, फक्त एडिटोरियल वेगळे असतात. सो तुम्हाला त्या न्यूज वाचल्यामुळे तुम्हाला अर्थ लगेच कळेल. इंग्लिशमध्ये न्यूज वाचली आणि मराठीत न्यूज वाचली तर तुम्हाला ते अर्थ कळू शकतात. सो ती एक ऍक्टिव्हिटी करा. व्होकॅब्युलरी वाढवण्यासाठी न्यूजपेपर्स वाढवणे, वाचन करणे, आणि काही जे नॉवेल्स काइंड ऑफ असतात ना, सो दॅट यू कॅन रीड. नॉवेल्स वाचा, वेगवेगळ्या टॉपिकशी रिलेटेड किंवा काही फेमस नॉवेल्स असतात. सो दॅट यू कॅन रीड. म्हणजे त्याच्यामुळे सुद्धा तुमचं रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन वाढेल. आणि हे सुरुवात करावं लागेल. सुरुवात जर केली नाही, बिकॉज अल्टिमेटली लँग्वेजेस ज्या असतात त्या प्रॅक्टिस वरती डिपेंड असतात तुमच्या. सो ते तुम्ही करा. ओके, कंटिन्युएशन मध्ये करा, फायदा होईल तुम्हाला. ओके, so no question from boys side. No question from boys side because whatever questions I am getting that are from girls side, and this is a women's era. I think most of the girls candidates are qualifying so many competitive examinations. Okay, so boys चा काही क्वेश्चन आहे का? नो क्वेश्चन फ्रॉम बॉईज साइड. सुरेश, मी नावच घेतो, सुरेश चोरमले. आणखी कोण आहे इथे? अंकित और कोण आहे? राहुल, नितीन. ओके, चला एवढे नाव घेतले. अजित जाधव. ओके, नो क्वेश्चन फ्रॉम बाय साइड. किशोर जगताप. किशोर, काही प्रश्न नाही का? ओके, सर तुमचे लेक्चर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत का? हा, माझं युट्यूबचं चॅनल आहे. ओके, माझं युट्यूबचं चॅनल आहे IAS संबोधी न्यूज म्हणून. सो मी तुम्हाला ते जे चॅनल्सचं जे लिंक आहे, म्हणजे त्याचे आमचे आता रिसेंटली जे काही माझ्या IAS ऑफिसर्सचे, IRS ऑफिसर्सचे जे लेक्चर्स झाले ते मी तुम्हाला पाठवेल तुमच्या सगळ्यांच्या याला. ते तुम्ही सबस्क्राईब करून टाका चॅनल. त्याच्यावरती जवळपास 70 एक लेक्चर्स आहेत. आम्ही जे काही आता रिसेंटली आमचे जे ऑनलाईन लेक्चर सुरू केले, सो वेगवेगळ्या टॉपिक्स वरती लेक्चर्स आहेत, ओरिएंटेशनचे लेक्चर्स आहेत टॉपिक वाईज. तर ते तुम्ही बघा, सबस्क्राईब करा, तुमच्या फ्रेंड्स लोकांना पण सजेस्ट करा. ओके, त्यांना फायदाच होईल. आणि त्याचं काही हे नाहीये, चार्जेस नाहीये. युट्यूब तुम्हाला माहितीच आहे, फ्री असतं बऱ्याचदा. ओके, सो ते तुम्ही करू शकता. तर ते मी तुम्हाला पाठवून देईल नंतर. हा, डोंगरे सर, तुम्ही प्रोसीड करा पुढचं, बिकॉज स्टुडंट्स आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन. सो मला वाटतं एकतर त्यांचं. हा, येस. हा, as you said, reference NCERT books. Then means which subjects we should refer, and means which we should refer like first year, second year books of NCERT syllabus, like which stream and all. For time being, you said na, for time being you Yes, study yes. NCERT For books. So which time subjects we being, should study from suppose that, and which points? see, first thing is you should have a syllabus copy of whatever the examination you are targeting. Okay, if you are targeting for UPSC, so you should have a syllabus copy of prelims and mains examination. Okay, that is first thing. अगर आप MPSC टारगेट कर रहे हो तो आपके पास MPSC का सिलेबस होना चाहिए. सेकंड थिंग, आपके पास एटलीस्ट प्रीलिम्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए. ओके, दोनों एग्जाम्स के. ओके, अगर वॉट एवर द एग्जाम्स यू आर, उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा एक अंदाज आ जाएगा कि अगर मैं इफ आई एम स्टार्टिंग विद NCERTs फॉर UPSC सिविल सर्विसेज, और MPSC के लिए भी हम सजेस्ट करते हैं. NCERTs मतलब क्या होता है कि CBSE बोर्ड्स की बुक्स होती है. तो उसमें आप 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड्स की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. सो यू कैन रेफर NCERTs, CBSE बोर्ड्स की बुक्स जो है वो आप UPSC के लिए रेफर कर सकते हो 8 से लेके 12वीं तक, 8 स्टैंडर्ड. काफी सारे लोग बताते हैं कि 6वीं से पढ़ना है 6 स्टैंडर्ड से, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इतना देखो, ये एग्जामिनेशंस एलिमिनेशन मतलब कितना बर्डन आप कम कर सकते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. सो 8 का हिस्ट्री, 8, 9, 10, 12 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है. उसमें भी आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें भी आपका सिलेक्शन होता है. जैसे आपको हिस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर कहीं वर्ड हिस्ट्री का है तो दैट इज नॉट रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज रिलेवेंट फॉर UPSC मेंस. और वर्ड हिस्ट्री तो इसमें आता ही नहीं, MPSC में आता ही नहीं है. ठीक है, तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से रिलेटेड जो टॉपिक्स है
वो आपको हिस्ट्री से चूज करने हैं। तो ये बेसिक हो गया। दिस इज नॉट लाइक कि ऑल टुगेदर प्रिपरेशन आपकी एनसीईआरटी से या फिर स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती है महाराष्ट्र लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो उससे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। काफी हाँ सारे सर। लड़कों हाँ, फिर उसमें आपको फिर से हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए अलग से स्टैंडर्ड बुक्स है, मॉडर्न के लिए, मेडिवल एंशिएंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टैंडर्ड है, ओके, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए है, ठीक है, रीजनिंग मैथ्स के लिए भी कुछ बुक्स आपको प्रैक्टिस के लिए रेफर करनी होती है। सो स्टैंडर्ड बुक्स आर ऑलवेज देयर। मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन में बता दूंगा कि आप बेसिक 20 बेसिक बुक्स, ओके, 20 यूपीएससी के 20 स्टैंडर्ड बुक्स और एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रेफरेंसेस 10 पकड़ लीजिए, तो 50 बुक्स 50 बुक्स पे आप आईएएस बन सकते हो। लेकिन उस 50 बुक्स में से आपका कंसंट्रेशन ये 20 बुक्स पे रहेगा, ऑप्शनल और जनरल स्टडीज पकड़ के। बाकी जो है वो आपको केवल निकाल के उसमें से आपको नोट्स निकालने हैं बेसिक बुक्स का, उसको आपको वारंवार या रिपीटेडली नहीं रेफर करना है। और आपको अगर एमपीएससी क्वालिफाई करना है तो एमपीएससी में आप ये पकड़ लो कि बेसिक बुक्स आपके 15 से 20 बुक्स हो जाएंगी और स्टैंडर्ड बुक्स फिर से आपके, तो 35 बुक्स में आप एमपीएससी थ्रू ऑफिसर बन सकते हो। उसमें भी किस बुक्स में से कितना पढ़ना है ये मैटर करता है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर मैंने ये शॉर्ट में बता दिया कि भाई आपका, एंड दिस इज नॉट अ बैड बार्गेनिंग, लाइक ये तो बहुत अच्छा हो गया कि 50 बुक्स में अगर कोई आईएएस बन सकता है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। 30 बुक्स पढ़ के अगर कोई डिप्टी कलेक्टर बन सकता है तो बेस्ट थिंग। आपने फर्स्ट ईयर से लेके आपके फाइनल ईयर तक कितनी बुक्स पढ़ी होंगी आपके आयुर्वेदिक के लिए? काफी सारा आपको पढ़ना होता है, राइट? सो दिस इज अ गुड बार्गेन, ओके, दिस इज नॉट लाइक ये कोई डेफिसिट वाला या फिर लॉस वाला कोई सौदा नहीं होता है, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाती है। एनीवेज, एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन? सर हाँ सर, ऍज अ बीएमएस स्टुडंट पर्सनॅलिटी हा. टेस्ट मतलब म्हणजे कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात, म्हणजे रिलेटेड टू आयुर्वेदा समथिंग? कशामध्ये? इंटरव्ह्यू मध्ये का? हा, इंटरव्ह्यूला यस कुठल्या सर. स्टेजला विचारते तू? कारण प्रिलिम्सला आणि मेन्सला तर ते आयुर्वेदशी रिलेटेड असं काही राहणार नाही. मेन्स म्हणजे तुला हा, इंटरव्ह्यूला जर विचारलं, पर्सनॅलिटी सपोज तू बीएमएस काउंट स्टुडंट द म्हणजे ब्रेथ. तू आता इंटरव्ह्यूला जर गेलीस ना, सो तुला ते तिथे जे मेंबर्स असतात ते तुला नेसेसरी नाही की तुला आयुर्वेदिकशी रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारतील, तुला ते इन जनरल पण विचारू शकतात. आणि जर त्यातला एखादा जर व्यक्ती मेडिकल सायन्सचा असेल किंवा त्याला आयुर्वेदिक मध्ये जर त्याला माहिती असेल त्या व्यक्तीला, सो तो होऊ शकतो की जनरलाइज क्वेश्चन्स विचारतील की जे तुझ्या असं बुकिश नसतात, ते नॉर्मली ते प्रॅक्टिकल अप्लिकेशनचे क्वेश्चन्स असतात. आणि काही क्वेश्चन्स हे थोडेसे कन्सेप्च्युअल लेवलचे असतात, ठीक आहे. म्हणजे कारण कसं असते की आता सपोज मी इंजिनियर आहे आणि मी इंजिनिअरिंगचा स्टुडंट म्हणून इंजिनिअरिंग त्या इंटरव्ह्यूला गेलो, सो नॉट नेसेसरी की मला इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड विचारतील, ओके. मला माझ्या ऑप्शनशी रिलेटेड विचारू शकतात, मला माझ्या हॉबीजशी रिलेटेड विचारू शकतात, मला जनरल जे इश्यूज आहेत त्याच्याबद्दल विचारू शकतात. कधी कधी असंही होऊ शकते की एखादा जर तुमच्याच फील्डचा जर भेटला, सपोज इंजिनिअरिंग वाल्याला इंजिनिअरिंग फील्डचा एखादा एक्सपर्ट भेटला, मेडिकल वाल्याला मेडिकल फील्डचा एखादा एक्सपर्ट भेटला, तर तो तुमची 15-20 मिनिटाची इंटरव्ह्यू त्यावरतीच घेणार, असंही होऊ शकतं. म्हणजे तिथे असं काही म्हणता येत नाही की याच्याशी रिलेटेड हे होणार. पण सिन्स यू आर अ ग्रॅज्युएट इन engineering or medical science, whatever, you should have basic and advanced knowledge with respect to that particular subject. कारण त्याच्यावरती ते एक्सपेक्टेड असतं की तुम्ही ते केलेलं आहे तर तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड आलं पाहिजे. आता तुम्ही जर फ्रेश ग्रॅज्युएट आहात आणि तुम्ही इमिजिएटली इफ यू आर अपेअरिंग फॉर इंटरव्ह्यू, तर तेव्हा तर तुम्हाला नॉलेज पाहिजेच पाहिजे. कधी कधी असं होतं की बरेचसे मेडिकोज, बरेचसे इंजिनियर्स हे 4-5-6 वर्षाची गॅप गेल्यानंतर ज्यावेळेस सेटलमेंट होत नाही किंवा सेक्युरिटी मिळत नाही कुठे, जॉब सेक्युरिटी, सो 28व्या वर्षी 30व्या वर्षी जातात, ओके, प्रिपरेशन करतात. आणि मग तो आपण 22व्या वर्षी इंजिनियर किंवा डॉक्टर झालेलो असतो, 22 ते 24व्या वर्षी, आणि मग 6-7 वर्षाचा गॅप पडल्यानंतर जातो, तर आपलं ते नॉलेज राहत नाही. आणि मग जर तिथे जर एखाद्या वेळेस त्या स्पेसिफिक नॉलेजशी रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारले, तर कधी कधी तुमचं एक निगेटिव्ह इम्प्रेशन पण पडू शकतं. पण तुम्ही जर काही क्वेश्चन्स जर चांगले आन्सर केलेले असतील तर ते बॅलन्स पण होऊ शकतात. इन शॉर्ट काय की तुम्हाला तुमच्या ग्रॅज्युएशनचं, तुम्हाला तुमच्या बायोडाटामध्ये व्हॉट एव्हर यू हॅव मेन्शन इन युअर बायोडाटा,
विच यू सेंड टू UPSC और MPSC. सो त्याच्यामध्ये जे काही लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये समाधानकारक उत्तर देता आले पाहिजे, जस्टिफाय करता आलं पाहिजे. ओके, चला सर. डोंगरे सर, ऑलमोस्ट टाइम इज सर फिनिश. धन्यवाद. विद्यार्थ्यांनो, मी हा क्लास यासाठी सरांचा अरेंज केला की याच्यामुळे विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये एक भावना निर्माण व्हायला पाहिजे, एक टार्गेट असायला पाहिजे की मी हे मला बनायचं आहे म्हणजे आहे, याच्या मार्फत मी सेवा करणार म्हणजे करणार. आणि त्यासाठी आपण जर समजा तशी कमांड जर देत राहिलो तर शेवटी हळूहळू हळूहळू आपल्या ब्रेनला तशी सवय लागून आपण त्या मार्गाने जाऊ शकतो. याला गाईडलाईनची गरज असते आणि याला जे आहेत लोक झिरोतून हिरो झालेले आहेत. तर Exactly. तुम्ही सुद्धा याच्यातून खूप मोठ्या पदावर जाऊ शकता. असं काही नाही की अशी म्हणजे अशक्य गोष्ट कोणतीही नाही. म्हणून हे छोटीशी एक प्रयत्न आहे तुमच्यासाठी. आणि तुम्हाला सांगतो की जेव्हा मी 2004 ला आपल्या कॉलेजला जॉईन झालो तेव्हा या कॉलेजमध्ये MPSC UPSC चं किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं काही वातावरण नव्हतं. पण मला थोडी बहुत, मी नागपूरचा असल्यामुळे मला होतं आणि मी सुद्धा एक UPSC ची परीक्षा दिलेली आहे. एकच अरे वा. अटेम्प्ट दिलेला आहे. त्याच्यात Okay, मेडिकल great. सायन्सचा सब्जेक्ट घेतला होता मी. ते दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी म्हटलं मी जरी नाही झालो, मी जरी इकडे जॉईन झालो तर माझे जे स्टुडंट्स आहेत हे व्हायला पाहिजेत. ही जिद्द मनात ठेवून मी ज्या आपल्या बरेचशा विद्यार्थ्यांना सांगितलं तर आपले मला वाटते 30 ते 40 विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले आहेत. वेगवेगळ्या याच्यामध्ये सिलेक्ट झालेले आहेत. चांगल्या चांगल्या. कोणी टाटा टाटाचं जे टीस आहे तेही माहित नव्हतं विद्यार्थ्यांना. मी त्यांना सांगितलेलं आहे. सुदर्शन राठोड असो की बाकी मुलं जे आहेत. आणि काही हे एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की जी मुलं आयुर्वेदामध्ये हुशार नव्हती आणि त्यांना समजायचे आपल्या टीचर समजायचे की हा मुलगा हुशार नाही आहे, पण त्या मुलांना जेव्हा मी गाईडलाईन केलं की अरे तुम्ही UPSC मध्ये MPSC मध्ये जाऊ शकता, त्या विद्यार्थ्यांनी खरंच प्रिपरेशन केलं आणि ते विद्यार्थी ह्या मुलांचे बॉस झालेत. एवढे म्हणजे एवढे त्याने मोठ्या मोठ्या पोस्टवर आता आहेत सर. तर ती त्या मुलांना जे आहे ना ते गाईडलाईन साठी माझ्याकडे यायचे तर मी त्यांना सांगायचो की हे करा तुम्ही जरी नाही करत असले तर. आणि काही मुलं तसे होते एकदम शेवटचा, तर तो मुलगा आता अशा पुण्याला आहे की तो सगळ्या डॉक्टरांचे मॅनेजमेंट करतो. म्हणजे सगळ्या डॉक्टरांचा बॉस आहे. MBBS डॉक्टर आहे त्यांचा बॉस आहे तो. तर एक प्रयत्न असतो माझा. म्हणून मी सरांना हे बोलवलंय. आणि सर तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. त्यामुळे आयुर्विद्या प्रसारक मंडळ, आयुर्वेद महाविद्यालय सायन मुंबई यांच्यातर्फे आणि आमचं जे त्या कॉलेजचं जे NSS चे युनिट जे आहे याच्यातर्फे आम्ही तुमचं खूप खूप आभारी आहोत. आमच्या विद्यार्थ्यांना जर समजा असे झालेत तर मला खूप खुशी होईल, आनंद होईल आणि मला बरं वाटेल त्यासाठी. आणि हे म्हणजे माझी एक इच्छा आहे की त्याच्यातून ते सोशल सर्व्हिस करू शकतील. तर नाही. आणि त्यांनी त्या आता या म्हणजे मी तुम्हाला जाता जाता एवढंच सांगेल सगळ्यांना स्टुडंट्स लोकांना की बघा सध्याची परिस्थिती अशी आहे की आयुर्वेदिक मधले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना गव्हर्नमेंट म्हणजे लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज असतात. आणि म्हणून आयुर्वेदिक मधले जे विद्यार्थी आहेत ना दे आर लाईक शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स अँड लाईक यू आर ॲट अंडर ग्रॅज्युएट लेवल. तुम्ही आता अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला आहात. तर तुम्ही सिरियसली यू शुड थिंक अबाउट दॅट. तुमच्याकडून अजून अपॉर्च्युनिटीज गेलेला नाहीये. तुमचं एज सुद्धा चांगला आहे. यू आर ॲट अ व्हेरी प्रोडक्टिव्ह एज. सो यू थिंक अबाउट दीज सिव्हिल सर्व्हिसेस. कोणालाही म्हणजे माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर ज्या नंबरवरून मी तुम्हाला आज सगळ्यांना लिंक्स पाठवलेल्या आहेत तो माझा पर्सनल नंबर आहे व्हॉट्सअपचा. मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधी IAS अकॅडमी. सगळ्यांना तो 8108016455 हा जो नंबर आहे. परत सांगतो माझा व्हॉट्सअपचा नंबर ज्याच्यावरती तुम्ही मला कॉल करू शकता 8108016455. मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक संबोधी IAS अकॅडमी. हा नंबर माझा व्हॉट्सअपचा आहे. याच्यावरतीच मी तुम्हाला आता युट्यूबच्या बाकीच्या लिंक्स पाठवेल. त्यात पण तुम्ही सबस्क्राईब करा, शेअर करा असं वाटलं तर करू शकता. त्याचा खूप फायदा होईल कारण त्याच्यामध्ये आम्ही 2-2 अडीच तासाचे सेशन्स आम्ही अपलोड केलेले आहे. परंतु ते काही संपूर्ण नाही आहे. म्हणजे ते बेसिक गोष्टी आहेत. काही ऍडव्हान्स लेवलचं नॉलेज पण आहे त्याच्यामध्ये. ते बघा तुम्ही. आणि यू थिंक सिरियसली. तुम्ही जर आज ठरवलं तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट होत असताना जर तुम्ही आज ठरवलं
तर पुढच्या 2 ते 3 वर्षात म्हणजे आपण 2021, 2022 आणि 2023 असं जर तुम्ही एक 2 वर्षाचं किमान टार्गेट ठरवलं ना, तर 2021 ला जरी आपण नाही निघालो तरी 2022 ला तुमच्यापैकी प्रत्येक विद्यार्थी हा चांगल्या पोझिशनला जाऊ शकतो. ओके. आणि मला ही खात्री आहे की मेडिकल सायन्सचे जे स्टुडंट्स असतात हे खूप जिद्दीने अभ्यास करणारे असतात. ओके. इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स, मेडिकल सायन्सचे स्टुडंट्स, माझ्याकडे आर्ट्स फॅकल्टीचे किंवा बीकॉमचे असे स्टुडंट्स येतात की ज्यांनी त्यांच्या म्हणजे अकॅडमिक इयरमध्ये 2 तास पण कधी बसलेले नसतात. पण माझ्याकडे जॉईन झाल्यानंतर आता ते मुलं म्हणजे आर्ट्स आणि कॉमर्स आणि सायन्सचे बीएससी वगैरे करणारे मुलं 10-10, 12-12 तास अभ्यास करतात, सगळं सोडून. ओके. इनफॅक्ट काही प्रायव्हेट जॉब करणारे स्टुडंट्सनी माझ्या म्हणण्यावरती जॉब सोडला, जॉईन झाले, प्रिपरेशन केली आणि नंतर कुठे ना कुठे सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये, स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये बँकिंग याच्यामध्ये ते सिलेक्ट झालेले आहेत. ओके. खूप चांगल्या पोझिशन्सला आहे. सो यू जस्ट टेक अ डिसिजन. अल्टिमेटली युअर डिसिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Your decision, your confidence is the first step towards your success. So I wish you best luck, best career in your future. I hope ki through this session, which is organized by Dr. Suryaban Dongre sir of Ayurved College, Sion. Okay. So I hope की काहीतरी कुठून कोणीतरी विद्यार्थी याच्यातून प्रेरणा घेतील आणि फ्युचरमध्ये IAS, IPS, MPSC थ्रू डेप्युटी कलेक्टर, DYSP बनतील. सो मी सगळ्यांच्या संदर्भात सगळ्यांच्या बद्दल मंगलकामना माझ्या व्यक्त करतो आणि तुम्हा सगळ्यांचं खूप मंगल हो. ओके. तुम्हा सगळ्यांना तुमच्या भविष्यामध्ये किंवा तुमच्या करिअरमध्ये खूप चांगल्या संधी मिळो आणि तुम्ही खूप चांगल्या पोझिशनला लावो. देशाच्या आणि राज्याच्या प्रशासनामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी जे खूप चांगले अधिकारी घडणं आवश्यक आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करा. माझं संबोधी करिअर अकॅडमीचं प्रशासक बना अभियान जे 2005 पासून 4 पासून मी सुरू केलेलं आहे, ते याच उद्देशाने की या देशासाठी आणि या राज्यासाठी चांगले अधिकारी घडावेत. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही पार्टिसिपेट व्हा. कुठेही मदत लागली तर मी आहेच. सो धन्यवाद सर. ओके. धन्यवाद सर. हा, थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद अँड आय एम एंडिंग दिस सेशन. थँक्यू व्हेरी मच ऑल सगळ्या हो, विद्यार्थ्यांचा. ओके. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी ऐकून घेतलं मला, त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो आणि मी इथेच हे सेशन कन्क्लूड करतो. ओके. हो सो सर. थँक्स सर. थँक्स अ लॉट सर. ओके थँक्यू सर. जस्ट अ मिनिट.